दी, आपकी जितनी तारीफ़ करूँ वो कम है। लव यू दी। पर मुझे प्रॉब्लम ये है कि जल्दी गुस्सा आता है और सेम ऐसा ही मेरे पति के साथ भी है। वो मुझे चिढ़ाते बहुत हैं, हर बात मजाक में लेते हैं। उनकी वजह से, उनकी बातों से मुझे गुस्सा आ जाता है, जिससे हमारी बहुत लड़ाइयाँ हो जाती हैं। एक और इसी के रिप्लाई में आ रही हैं, सेम मेरे साथ भी है, इसलिए मैं अलग हूँ। तो इस तरीके के पति पत्नी और आजकल जो बढ़ गए हैं सडनली, वो पेरेंटिंग से जुड़े हुए, टीनेज बच्चों से जुड़े हुए क्वेश्चंस। इसके अलावा सास ससुर, स्टाफ, पर्सनल केयर, जॉब, करियर और गृहस्थी के बीच में मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम औरतों को डे टू डे लाइफ में फ़ेस करनी होती हैं, सभी को, है ना। लड़ाइयाँ सबकी कहीं ना कहीं अलग अलग हैं, फिर भी अगर एक मोटे तौर पर देखें तो सभी एक ही कश्ती में सवार हैं। सब अपने अपने जीवन के स्ट्रगल से गुज़र रहे हैं। कोशिश ये है यहाँ पर कि जो सबके साथ प्रॉब्लम हो रही है, हो सकता है यहाँ पर जब सब लोग बातें करते हैं, अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम या बड़ी भी शेयर करते हैं, यहाँ पर जो सजेशन दिए जाते हैं, कई लोगों को पूछने के बाद उनको राय मिल रही है, कुछ को बिना पूछे ही सिर्फ वीडियो देखकर ही एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ, या फिर आगे ऐसी सिचुएशन आए तो मैं ऐसे डील करूँगी। अच्छी बात यह है कि रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव आ रहा है, जो भी अप्लाई कर रहे हैं सुन के, तो इसकी सबसे बड़ी तसल्ली मेरे दिल में है। और कोशिश करती रहूँगी जब तक मुझसे बन पड़ा इस चैनल को कंटिन्यू करने की और आप लोगों की इसी तरीके से समस्याओं के जवाब देने की। तो आज जो मैंने वो किया था एक एपिसोड कि आलस हो, गुस्सा हो या माता पिता का प्रेशर हो, किसी भी वजह से अगर पति आपको टाइम नहीं देते, सम्मान नहीं देते, इज़्ज़त नहीं देते, तो आप किस तरीके से उनका सम्मान पा सकते हो। ठीक है, इस पे आए हैं 137 कमेंट्स, जिनके जवाब आज ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलो फटाफट से आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आओ बहन बातें करें। गुस्से की जहाँ तक बात है, गुस्सा आता है, ये पिछली बार बात हुई थी, आता है, लेकिन इट्स लाइक डांस। आपकी मर्ज़ी होती है आप करें नहीं करें। अगर आप उस गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते, पिछली बार बस यहाँ तक हुआ था कि आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन अब बात आती है कि अगर हमसे नहीं हो रहा, मैं खुद भी हूँ, अगर मुझे किसी बात पे बहुत तेज़ गुस्सा आ गया, कोई चीज़ ऐसी है जो मेरे को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, चाहकर भी एक नॉर्मल आदमी नॉर्मल नहीं रह सकता, है ना। इतनी हर एक में वो नहीं है कैपेसिटी कि हमें बहुत तेज़ गुस्सा आ गया किसी बात पे और हमारे चेहरे पे कोई रिएक्शन ही ना आए। लेकिन हम कर क्या सकते हैं उस टाइम पे? कोशिश ये कर सकते हैं कि कम से कम शब्द अपने मुंह से निकालें। अगर आप बहुत टॉकेटिव हैं, सडनली चुप हो गए, तो भी एक वो गुस्से की फॉर्म ही होती है ना। तो कुछ कोशिश ये करनी है कि जब बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा हो, उस टाइम रिएक्शन देने से बचो एट एनी कॉस्ट, क्योंकि बाद में रिग्रेट ही होगा कि शायद उस टाइम पे ना बोला होता या इस तरीके से ना रिएक्ट करा होता या अपनी एनर्जी कहीं और शिफ्ट कर दी होती, तो शायद ये प्रॉब्लम्स क्रिएट ही ना होती। और बाद में जब हमारे गुस्से के चलते, स्पेशली पति पत्नी वाले लड़ाइयों की मैं बात कर रही हूँ, जब वो रायता फैल जाता है ना, उसको समेटने की जो 99% जिम्मेदारी आती है वो पत्नी के ऊपर आती है, भले गलती किसी की भी हो। ठीक है, जो ये टीवी में दिखाते हैं ना कि गलती किसी की भी हो, सॉरी तुझे बोलना होगा, जोक्स में जो दिखाते हैं, मैंने तो प्रैक्टिकली कहीं देखा नहीं है ऐसा कि गलती किसी की भी हो, पति सॉरी बोल रहा है, उल्टा होता है। तो शादी की शुरुआत में ये चीज़ समझाने वाला अगर कोई होता तो बहुत आसानी रहती कि हम क्या है कि हमें किसी बात पर गुस्सा आया, हमने रिएक्शन दे दिया, ठीक है, हमने अपना गुस्सा उन्हें दिखा दिया, बदले में वो और ज़्यादा गुस्सा हो गए, और फिर बाद में लग रहा है कि अब ठीक कैसे करें, तो अपना गुस्सा एक किनारे करके फिर उन्हें मना रहे हैं। पूरे घर वाले भी इस चक्कर में फूल गए, समझ रहे हो। कहीं ना कहीं टेक्निकली बहू रह तो उन्हीं के घर में रही है ना, और जब वहाँ की सत्ता से भिड़ाव हो जाता है अपने गुस्से के चलते, तो पूरा परिवार एक साथ हो जाता है और आप सडनली अलग हो जाते हो। हार्श है बट सच्चाई है। तो अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखना,
चाहिए ही चाहिए, स्पेशली हम महिलाओं को, क्योंकि बाद के जो सर्कमस्टेंसेस हैं उन्हें सुधारने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी घूम फिर के हमारे ही ऊपर आती है। तब और ज़्यादा बुरा लगता है अगर हमने किसी को बहुत ज़्यादा ईगो में आके कुछ ना कुछ ऐसा कह दिया और फिर जब उन शब्दों को वापस लेना पड़े या कुछ करना पड़े तो बड़ी बेइज्जती सी होती है। इसकी बजाय बेस्ट ये है, हमें किसी चीज़ पर गुस्सा आया, हमने उस टाइम पर रिएक्शन ही नहीं दिया या लाउड रिएक्शन नहीं दिया, एटलीस्ट हमने इतना कर लिया, और उसके बाद जब थोड़ा टाइम निकल गया, वो जो एनर्जी थी नेगेटिव वाली थोड़ी सी डाइल्यूट हो गई, उसके बाद हमने तरीके से अपनी बात रख दी, है ना। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 दिन बाद खुद पूछते ही हैं कि क्या हुआ, नॉर्मल क्यों नहीं हो, तब आप बता सकते हो। अब आपके क्या है, आपको भी गुस्सा आ रहा है, आपके पति को भी गुस्सा आ रहा है, तो ऐसे कैसे चलेगी गाड़ी, आप खुद सोचो, ठीक है ना। तो गुस्सा भी हमारी एक इमोशन है, हम चाहें तो उसे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला काम आपको यही करना है, अगर बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा, कि रिएक्शन उस टाइम पे मत दो। चेहरे के भाव बदलें, उस पर आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वर्ड्स को आप रोक सकती हो, तो अपने वर्ड्स को रोको, है ना। जस्ट इतना बोल सकते हो कि भाई मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। आपको पता है मेरे को भी गुस्सा जल्दी आ जाता है, इस चीज़ पे नहीं लगा मुझे अच्छा, तो इतना भी कहोगे ना तो आदमी रुक जाएगा। तो अपनी तरफ से कोशिश करो ठंडा पानी डालने की इन चीज़ों पे। गुस्से की रेस मत लगाओ पति के साथ कि मेरा ज़्यादा है तुम्हारा ज़्यादा है, दोनों में से किसी का भी है ना, बेकार है वो शादी के लिए। तो दूसरे को बदलने से पहले खुद पे काम कर लो, फिर उनका कम करना। जो मैं कह रही थी ना, पेरेंटिंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और इनको लेके मैं कहीं ना कहीं, देखो कुछ एज ग्रुप के लिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ऐसा होगा, लेकिन कुछ के लिए मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, है ना। जितना मुझे लग रहा है कि ऐसी कंडीशन अगर मेरे सामने आए तो मैं क्या करूँगी, मैं उस हिसाब से दे रही हूँ। आप लोगों के जो भी रिस्पॉन्स हों उसके बाद मुझे ज़रूर फॉलोअप ज़रूर देना कि हुआ क्या। अब ये क्वेश्चन है कि मेरा बेटा 15 साल का है, बहुत इंटेलिजेंट है, हर बार स्कूल में टॉप करता है, पर उसका जीन्स वॉश करते समय मुझे उसमें कॉन्डम मिला, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या उससे बात करूं। जो सलाह देने वाली हैं बहनें, उनके लिए धन्यवाद। उन्होंने भी यही सलाह दी है, मुझे भी यही लगता है कि लड़की के साथ अगर ऐसा कुछ होता तो माँ को ज़्यादा अच्छा रहेगा बात करना, लेकिन लड़के का सीन है तो आपके हस्बैंड उससे बात करें, वो ज़्यादा अच्छा है, सिंपल। उसमें आपका रोल फिर ना के बराबर हो जाएगा। आप सिंपली अपने हस्बैंड को बताओ ये हुआ है, और वो मैन टू मैन बात कर लेंगे, है ना। इतनी चिंता की बात नहीं होगी। अगर कुछ भी हो सकता है, देखो हो सकता है प्रैंक किसी ने कर दिया हो, कि किसी ने उसकी पॉकेट में रख दिया हो सकता है उसका अपना हो, उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो, है ना, और वो हो सकता है अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हों। आजकल कुछ नहीं पता बच्चों का, तो एटलीस्ट वो ये देख के चल रहा है कि सिक्योर तरीके से वो कर रहे हैं, तो हो सकता है इतनी आगे बात बढ़ गई हो, है ना। तो आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही तरीके से सुनने के लिए तैयार रहो, कुछ भी बम फूट सकता है, लेकिन बात जो करनी है वो आपके हस्बैंड को करनी है। उनसे कहो शांति से, कैसे भी, जैसे भी वो बात करें, इसमें आपका रोल कम है। आप क्या ही बात करोगे उस लड़के से, ये है ना। भले आपसे कितना भी अटैच हो, लेकिन ये बातें बाप ही करे तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट आ गया स्टडी से संबंधित। हेलो मैम, स्टडी में कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें और रिवीजन का बेस्ट मेथड बता दीजिए। एक मैंने पोस्ट पढ़ी थी एंड इट वर्क्स। मैंने जब अप्लाई करके देखा कि आपने, एक तो कंसिस्टेंसी का तो देखो कोई आपको बता नहीं सकता, है ना। आपका कंसिस्टेंसी का सिंपल एक रूल है, अगर उसको छोटे बच्चे की जो एक वीडियो मैंने देखी थी वो काम करती है। कोई भी आपको हैबिट या कंसिस्टेंसी वाला रूटीन डेवलप करना है तो आप मार्क करेंगे कैलेंडर पे जिस दिन आपने वो काम किया। मान लीजिए किसी दिन आपने वो काम नहीं किया, छूट गया, और अक्सर शुरुआती दिनों में होगा ऐसा, या फिर पूरे महीने कर लोगे, एंड में आप थक के जाओगे, है ना। जैसे मेरा वीडियोस के साथ होता है, अभी भी मैं बता रही हूँ, ये चीज़ हर एज ग्रुप में और हर काम पे सेम तरीके से इफ़ेक्टिव है। आप किसी चीज़ का कंटिन्यूएशन बनाना चाह रहे हैं, आपने मार्क किया, या फिर जस्ट एक काउंट है कि आज मैंने कर लिया, दिमाग में ही है, मैं मार्क नहीं कर रही, लेकिन हाँ मेरे को दिमाग में है कि हाँ आज हो गई वीडियो का काम। तो अगर आपका किसी दिन मिस हो जाता है, अपने आप को बोलो इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन लगातार 2 दिन मिस नहीं होना चाहिए। एक तो ये सिंपल रूल फॉलो कर लो। मान लो आप स्टडी कर रहे हो, कुछ भी है, अगर एक दिन शादी में गए हो, तबीयत ख़राब है, कुछ भी है, मूड हो रहे हैं, टेंट्रम्स, कुछ भी है, आपने एक दिन नहीं पढ़ पाया आप किसी भी वजह से,
मेक श्योर करो कि 2 दिन लगातार ना हो, दूसरे दिन किसी भी तरीके से पढ़ लो। मान लीजिए आप आधा घंटे पढ़ती हैं, दूसरे दिन भी आपका मन नहीं हुआ या जो भी है वो कारण कंटिन्यू हुआ, तो अपने आप को बोलेंगे कि हम आधा घंटे नहीं तो 5 मिनट पढ़ते हैं। चाहे 5 ही मिनट लेके बैठो उस चीज़ को, लेकिन करना है। एंड जस्ट टिक टिक मतलब ज़्यादा ऑप्शन अच्छा है अगर आप अभी स्ट्रगल कर रहे हो उस चीज़ में, ठीक है। अगर आप उस पर जब करोगे ना तो एक होता है कि डन वाली फीलिंग आती है। ये बेस्ट तरीका है किसी भी चीज़ में आपको अप्लाई करना हो ना, जिसमें भी आपको कंसिस्टेंसी बनानी हो। सेम प्रोसीजर हर चीज़ में है। छोटे से शुरू करो, स्टार्टिंग में जब करो 5 मिनट से करो, बस केवल 5 मिनट। चाहे एक्सरसाइज हो, चाहे आपका बुक रीडिंग हो, चाहे आपके घर की क्लीनिंग हो, जो भी काम आपको मुश्किल लगता हो, आप ये सोचते हो कि इस काम को मैं करना चाहती हूँ लेकिन रूटीन में नहीं आ रहा, आप सिंपल 5 मिनट का रूल फॉलो करो कि बस मुझे 5 मिनट करना है, उसके बाद नहीं करूँगी। और सच में आप 5 मिनट बाद हट जाओ। ऐसा नहीं, एक तो वो होता है ना कि 5 मिनट करेंगे, अगर मन करा तो और भी कर लेंगे, वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग थ्योरी है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं थोरोली आपकी मंथली और उसके बाद अगले महीनों में भी कंसिस्टेंसी अगर आप बनाना चाह रहे हो, आपको 5 ही मिनट का लेके चलना है। देन 5 मिनट आप करके बंद कर सकते हो अपनी किताब शुरुआत में। तो ये छोटी आदतें हैं, लेकिन आपकी स्टडी में ये चीज़ नहीं चलेगी। आधा घंटा कम से कम होना चाहिए। उसके बाद आप जिस दिन भी करें उसके बाद मार्क करते चलें, और जिस दिन नहीं करेंगे किसी भी वजह से तो ये मेक श्योर करें कि एक दिन अगर मिस हो गया लाइन से 2 दिन मिस ना हो। ये 2 रूल आप फॉलो करके देखो, किसी भी आदत को बनाने में आपका हो जाएगा। कंसिस्टेंसी में ये चीज़ ट्राइड एंड टेस्टेड है। दूसरी चीज़, रिवीजन का बेस्ट मेथड। रिवीजन का बेस्ट मेथड यही है कि अगर आपका पूरे साल का कोर्स है, आप मेक श्योर करो उसको 9 महीने में, आप बिल्कुल जब डिटेल में पढ़ रहे हो वो 9 महीने में ख़त्म हो जाए। उसके बाद 10वें और 11वें महीने में उसको रिपीट करेंगे। जो आपने 9 महीने सीखा है उसको आपको 2 महीने में, यानी कि स्पीड हो गई आपकी 3-4 गुनी, उससे पढ़ना है। लास्ट के 1 महीने में वो पूरा कोर्स आपको जो 9 महीने में फिर 2 महीने में पढ़ा था ना, आप जब पढ़ोगे तो लास्ट में 1 महीने में आप वो रिवाइज़ कर लोगे। सिंपल ये चलता है पूरे साल का, जो मैं बच्चों के ऊपर फॉलो करती हूँ, अपने स्टूडेंट्स के ऊपर। इनके, मेरे बच्चों का तो रूटीन अलग है। 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद पेपर हुआ, अगले महीने जो है वो कुछ और है। इनका तो कोर्स ही पहले और दूसरे पेपर में कनेक्टेड ही नहीं रहता, इनका अलग हिसाब है। लेकिन जहाँ पे हम पूरे साल की बात करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा रूल है, फिजिक्स के नियम की तरह काम करता है। आप 9 महीने थोरोली पढ़ो, देन एंड के 2 महीने, फिर 1 महीना। और जब वो 9 महीने आप पढ़ रहे हो तब कब रिवीजन करना है, जब भी अब आपका एक चैप्टर ख़त्म हो, उसके बाद 1 दिन उसका टेस्ट, कि उसमें जिसमें आपने पूरा पढ़ लिया, थोरोली आपने कर लिया, देन अगले पे आ जाओ। सिंपल सा है ये, करके देखो, काम करता है। नेक्स्ट, हेलो दीदी, मेरी बेटी 14 साल की है, घर में उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता, छोटी छोटी चीज़ें भी कह के ही करवानी पड़ती हैं, चाय बनाना, खाना परोसना, कोई सामान इधर उधर रखना भी उसको भारी लगता है, प्लीज़ सजेस्ट दी। देखो, ये नॉर्मल है। आप जब 14 साल की थी ना, आप अपनी एज को ढंग से याद करो, आपको काम करना कैसा लगता था। 10 में से 1 या 2 लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको नेचुरली घर के काम का शौक़ होता है। बाकी मेंटेनेंस वाली एक्टिविटी भी लड़कियों को भी लड़कों जितना ही सिर मारना पड़ता है, कह के करवानी पड़ती हैं। एक एज ऐसी आती है लड़कियों में भी जब ना उनको घर के काम तो छोड़ो, अपना नहाना धोना भी उन्हें मुश्किल लगता है। अगर ना कहो तो वो नहाएंगी भी नहीं, सफाई भी नहीं रखेंगे अपनी, चाहे भले ही लुक्स उनके लिए मैटर हो। उनको लगेगा ये कि मैं लगूं तो कटरीना कैफ, लेकिन उनको नहाना नहीं होता, मुंह नहीं धोना, कोई फेस पैक नहीं लगाना, कोई स्किन केयर रूटीन नहीं है। आप देखो इस एज ग्रुप की लड़कियां बहुत मिल जाएंगी आपको इस तरीके की। सपने उनके हैं कि मेरा लुक ऐसा हो वैसा हो, करना कुछ नहीं। तो एज अ मदर आपको उन्हें टोकते रहना है। और अगर आपकी बिटिया कहने के बाद कर देती है, आपने कहा कि भाई ये कर दे और वो आके करवा देती है ना, तो भी आप बहुत सारी मम्मियों से ज़्यादा अच्छी कंडीशन में हो। क्योंकि लड़कियां ऐसी भी हैं जो लड़कों को भी मात दे रही हैं, कह के माँ का मुंह दुख जाएगा, लेकिन वो काम नहीं करती। ऐसी लड़कियां भी हैं। तो अगर आपकी बिटिया कहने से कर रही है ना, तो भी आप बेटर कंडीशन में हो। और अभी आपको करवाते रहना है कह के, धीरे धीरे उसकी बॉडी में स्टेमिना बनता है।
वो जो रील आती है ना कि माई मोम एट 40 एंड मी एट 20, वो रियल है। मुझे भी याद है जब मैं 14-15 की रही थी, और कामों में सही है, सब कुछ बढ़िया लगता था, लेकिन घर के काम मुझे ऐसे लगते थे कि क्यों ही करने, है ना। तो वो अपने आप ही, जब अब इंटरेस्ट का काम नहीं होता ना, थकान भी अपने आप ही होती है। तो वो होती है, एक्चुअली में होती है। और दूसरी चीज़ वही है कि जो स्टेमिना उनका नहीं बना, भाई फिज़िकल एक्टिविटी ना के बराबर हो जाती है, खाना पीना उल्टा सीधा चलता है। या तो मैंने देखा न्यूट्रिशन के नाम पे कि अच्छा खाना बनाती है मेरी मम्मी, उसके नाम पे इतना खिला देंगे बच्चों को, ये भी ले वो भी ले, फिर बच्चे या तो ऐसे हो जाएंगे, फिर उनका वज़न नहीं कम हो रहा, है ना। जवान होते ही फिर वो ओबेसिटी के शिकार, और फिर उनका लड़ाई शुरू हो जाती है, मोटापा कम कैसे करें। अपनी एज से कई गुना बड़े दिखने लगेंगे, लड़के भी लड़कियां भी, है ना। या फिर बिल्कुल ही चिखोरे हैं खाने में, तो उनके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स तक नहीं पूरे पहुंच रहे, इतने ज़्यादा पतले हो रहे हैं। तो दोनों ही कंडीशन आजकल देखने को मिल रही हैं। बच्चों के शरीर में भी प्रॉब्लम है, उनका शरीर भी कई बार साथ नहीं देता एक्चुअली। पहले वाली परिस्थितियाँ नहीं है ना, खुले में बच्चा खेल नहीं सकता, कुछ नहीं है, दुनिया भर के सिक्योरिटी रीज़न है। तो उनके साथ बस वही है, आप कह के काम करवाते रहो उनको, और धीरे धीरे उनको पता भी नहीं चलेगा, ओवर द ईयर्स उनको धीरे धीरे वो काम आ जाएगा। और जिस दिन ज़िंदगी उन पर वो जिम्मेदारी डालेगी, चाहे वो शादी के बाद हो या नौकरी की वजह से, जब वो अकेले रहेंगे या कुछ रहेंगे, धीरे धीरे समझ में आता है कि अच्छा मम्मी ये क्यों कहती थी। और फिर वो ग्रेटफुल रहेंगे कि अच्छा हुआ मैंने मम्मी से ये चीज़, मम्मी ने मेरे को सिखा दी, मैं तो इसे वही मान रही थी या मान रहा था। ये होता है ना। तो कई चीज़ें हैं, अब वो तो 14-15 साल की बच्ची है, मैं तो अभी तक मुझे कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो अब जाके भी मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा मम्मी इसलिए कर रही थी, जो मुझे कभी मम्मी की समझ में नहीं आई कि पता नहीं क्यों करती है, क्या ही है इसमें लॉजिक, नहीं भी करेंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन समझ में अब जाके भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं इक्का दुक्का कि अभी तक भी ये होता है कि हाँ अगर इसको नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, इसलिए मम्मी करती थी। तो अभी वो सीख ही रही हैं। यू हैव टू जस्ट कीप टेलिंग कि अब ये कर दो, अब ये कर दो, अब ये कर दो, और साथ में उनके पीछे का रीज़न भी एक्सप्लेन करते चलो, थोड़ी सी मेहनत आपकी कम हो जाएगी, उनकी सोचने की मेहनत कम हो जाएगी कि क्यों करना है, क्यों करना है। मेरी तरह इस एज तक नहीं सोचेंगी क्यों करना है, उनको एग्जैक्टली पता होगा कि क्यों करना है, तो वो ज़्यादा कन्विंस हो जाएंगी और आपका काम जो है थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्वेश्चन है काफ़ी लंबा है, लेकिन मेन वो है कि उनके हस्बैंड वैसे तो अच्छे हैं, वैसे तो अच्छे हैं, कई बार लिखा है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं है। किस वे में कि अगर इनका कोई सा काम, कोई चीज़ छूट गई, 10-12 कामों में से कोई एक काम छूट गया, तो वो समझते नहीं है कि तू सारा दिन क्या कर रही थी। इसका सिंपल सा हिसाब होता है, आपको ऑब्ज़र्व करना है बहुत बारीकी से कि आपके हस्बैंड को सबसे ज़्यादा गुस्सा या अनईजीनेस कौन से काम के छूटने से होती है। हर आदमी का अलग होता है। किसी को घर की सफाई से इतना इंटरेस्ट नहीं होता, उसको खाना बहुत ज़्यादा रंग बिरंगा चाहिए कि 2 सब्ज़ी हो ही हो, गीली है तो सूखी भी हो, सूखी है तो अचार भी हो, अचार है तो पापड़ भी हो। किसी को खाना सिंपल चलेगा, ताज़ा, 1 रोटी 1 सब्ज़ी दही, ये 2-3 आइटम जैसे हमारे यहाँ बनता है, इतना ठीक है। उसको घर बहुत साफ़ चाहिए। किसी को दोनों चीज़ों से मतलब नहीं है, उसको सिर्फ ये है कि मुझे आगे कोई डिस्टर्ब ना करे। किसी को बच्चों का बहुत होता है कि भाई मेरा घर जैसा भी हो, थोड़ा बहुत चले भी, लेकिन मेरे बच्चे बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। तो आपको ध्यान ये देना है कि आपके पति को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ लगती है। अब अगर वो आपको चतुर्भुज मान के सोच रहे हैं कि सब कुछ पिच परफेक्ट हो, तो देखो उनको आप चाह के भी संतुष्ट नहीं कर पाओगी। फिर भी एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ अपने पति की डिमांड के अकॉर्डिंग, ठीक है। मान लो जैसे इसमें आपने कहा कि अचार नहीं बना पाई, हो सकता है वो एक कहना जीप सेट करके आए कि भाई आज तो अचार बना होगा, नहीं मिला, तो उस दिन आप सफाई को थोड़ा सा कम कर सकती थी। अगर अचार है आज की टू डू लिस्ट में तो पहले अचार बना देते, है ना। तो अगर आप काम प्रायोरिटी के हिसाब से करोगे तो होगा ये कि जो आपके हस्बैंड को सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं वो काम आपके पूरे होंगे, तो आप बच जाओगी उस कलेश से। और जो बाद में आपके बच गए उनको आप अपने अकॉर्डिंग पूरा कर लो। रही बात ये कि जब वो कहते हैं कि तू कर क्या रही थी, ऐसे ही कहेंगे आदमी जब तक वो खुद घर पे कुछ हेल्प नहीं कराते। उनका रिएक्शन यही होता है कि तू कर क्या रही थी। उनके हिसाब से घर का काम कुछ काम ही नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति थोड़ी सी भी हेल्प कराता है पत्नी की घर में,
उसे एग्जैक्ट पता होता है कि पत्नी क्या कर रही थी। वो कभी नहीं कहेगा जब उसकी कोई कमी निकलेगी, क्योंकि उसको पता है, उसने कभी करके देखा है, इसलिए उसको पता है कि हो जाता है, छूट जाता है कई बार कोई काम। तो अगर थोड़े भी राज़ी हो ना, छुट्टी वाले दिन किसी भी दिन आप उनको धीरे धीरे अपने साथ थोड़ा सा घर के कामों में इन्वॉल्व करो, या फिर उनके सामने जब कर रहे हो ना तो उनके सामने थोड़ा बताते हुए, बातें करते हुए करो। मतलब कुल मिला के उन्हें दिखे कि घर का काम होता कैसे है, कितना टाइम लगता है, कितनी एनर्जी लगती है। इस चीज़ में तब बदलाव आएगा। जो ये डायलॉग होता है ना, तुम करती क्या हो, उनको एग्जैक्टली दिखाना चाहिए कि हम ये करते हैं। वीडियो बना लो नहीं तो। मैम जब आप कपड़े धोती हैं तो बिल्कुल सीधे रहते हैं, मतलब बिना आयरन के भी आयरन है, इसका सीक्रेट बताएं। देखो मेरे कपड़े धुलते हैं फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में, है ना, तो उसमें ऐसे बहुत देर, और जो कपड़े रिंकल्स ज़्यादा आ जाते हैं वो बहुत देर जब हम भिगो के रखते हैं कपड़े बाल्टी में, उससे आते हैं, तो वो भीगते नहीं। दूसरी चीज़, फटकारने के टाइम पे, जब सुखाने के टाइम पे मेन होता है कि अगर आपने कपड़े अच्छे से फटकार के जब सुखाए हैं तो उसमें रिंकल्स बहुत हद तक कम हो जाती हैं। और आपने ऐसे ही घुचुड़ मुचुड़ से और फिर वो डाल दी है तो ऑब्वियसली पड़ेंगी। तो सीक्रेट यही है कि मैं भिगो के कपड़े नहीं धोती हूँ, बहुत ज़्यादा देर भिगो दिए तब धो रही हूँ, है ना, इस तरीके के, स्पेशली जिनमें रिंकल्स पड़ सकती हैं। और दूसरा, अच्छे से फटकार के फैलाती हूँ। नेक्स्ट, दी जिसके बेबी नहीं है वो अपनी लाइफ को कैसे सेट करे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर अनफर्टिलिटी वाला व्लॉग मैंने ऐड कर दिया है, क्योंकि लगभग हर वीडियो में एक क्वेश्चन इस तरीके का आता है। आप प्लीज़ उसको देखना। और जिनके लिए मैंने वो बनाया था ना वो वीडियो, उनकी बात कमेंट में सुन के वो प्रेग्नेंट भी हो गई। 3-4 महीने बाद वो सीवियर डिप्रेशन में थी, 3-4 महीने बाद वो डिप्रेशन से निकल गई, 6 महीने बाद वो प्रेग्नेंट हो गई, अब उनकी बिटिया भी है। तो इट वर्क्स। देखना उस वीडियो को जाके, आपको बहुत सुकून और शांति मिलेगी। और जो ये टाइम है आपका, जब तक आपका बेबी दुनिया में नहीं आ रहा, उसको काटने के लिए आपको राह मिल जाएगी। दी काफ़ी दिन से मेरा दिल काम में पर घर में नहीं लग रहा, पता नहीं क्या हो गया है। ड्यूटी पर भी सब मैस मचा है, घर पर भी यही हाल है। दिल करता है सब छोड़ दूं, हमारी ड्यूटी भी ऐसी है, कोई छुट्टी भी नहीं होती अब तो। अब पहले तो ये पता करने की ज़रूरत है कि ऐसा क्या हो गया। नई नौकरी है, मे बी एडजस्ट नहीं हो पा रही हो, या फिर सबसे बड़ा तो यही है कि आपके ऑफिस में छुट्टी नहीं होती। तो बिना ब्रेक लिए आप एक जगह कहीं पर भी, चाहे वो कितनी ही बढ़िया जगह हो, अगर आप एक ही जगह लगातार रहते रहोगे, निकलोगे ही नहीं उस चीज़ से, तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। तो अपनी जॉब में भाई वीकली 10 दिन में कुछ तो हो छुट्टी, एक तो ज़रूरी है लेनी। और दूसरी, घर के काम में अगर मन नहीं भी लग रहा ना, तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ सोच के आप ये है कि जो मेन काम है ज़रूरी अपना वो करते रहो, जब तक आपको एग्जैक्टली समझ में ना आ जाए प्रॉब्लम क्या है ना। लेकिन काम धीरे धीरे ही सही पर करते रहो। इस पे मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि ज़िंदगी चाहे नर्क भी जैसी हो, रुकना मत, चलते रहो। अगर नर्क जैसी भी है तो आपको नर्क में रुकना क्यों है। बेबी स्टेप से लेते रहो, लेकिन चलते रहो धीरे धीरे। कुछ दिन में आप खुद क्लियर होगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या। रुको मत, अपनी जो सर्वाइवल वाली एक्टिविटी हैं वो करते रहो। नहीं मन लग रहा, बेमन से करो, बिगड़े ना काम बस। लेकिन जो होता है ना, हम एडवेंचरस हो रहे हैं या हम एक्साइटमेंट में बहुत अच्छा सा कर रहे हैं, एंथुजियाज्म कहना चाहिए, एक्साइट नहीं, उसमें आके कुछ अच्छा कर रहे हैं, क्रिएटिव कर रहे हैं, वो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन जो ज़रूरी काम है अपना वो करते रहो, नॉर्मल मैकेनिकली कहना चाहिए। धीरे धीरे टाइम निकल जाएगा और इस बीच में आपको अपना सेल्फ एवोल्यूशन करने का टाइम मिलेगा कि असल में प्रॉब्लम है क्या। और जब वो समझ में आ जाए तो फिर उस प्रॉब्लम को किसी भी कीमत पर, जैसे भी वो दूर हो सकती है, उसको दूर करो। नेक्स्ट, पढ़ाई से रिलेटेड है, होमवर्क और लर्निंग दोनों 2 घंटे में या केवल लर्निंग। इट डिपेंड्स, रोज़ लर्निंग का काम नहीं मिलता। तो अगर किसी दिन होमवर्क ज़्यादा है तो भी, मतलब कुल मिला के 2 ही घंटे हैं। अगर मैं आपका एक लाइन में जवाब दूँ, 2 घंटे ही हैं। जो मैक्सिमम ये है कि मैं तो 1 से 1.5 घंटे ही बैठती हूँ। उसके बाद कई बार पेपर होते हैं तो एक घंटे लगी रहती हैं, लेकिन मैं 1.5 घंटे बाद उठ जाती हूँ। उसके बाद अगर कुछ लंबा है याद करने का तो वो फिर आगे भी करती रहती हैं, नहीं है तो 1.5 से 1.25 2 घंटा, 2 घंटा, देन इट्स ओके।
और मोस्टली दिनों में 2 घंटे में हो जाता है उनका काम ख़त्म। किसी दिन कुछ एक्स्ट्रा है तो बीच बीच में बैठ जाती हैं, वो स्टेमिना है इनमें। नेक्स्ट मैम, मुझे एक प्रॉब्लम है, मैं भी जॉब करती हूँ, बच्चे भी हैं, बट मैं BEHD ऑल्सो हूँ, पता नहीं क्या है। मुझसे काम नहीं होता, मैं अगर प्लान कर लूँ कल ये पकाना है या फिर कुछ एक्स्ट्रा बना लूँ तो मैं वो नहीं खाती, मेरा ही नहीं करता। प्लानिंग करके कुछ करने का क्या करें? अब आपको प्लानिंग करके करना पसंद ही नहीं आ रहा तो ये तो आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम अपने साथ ही है। इसका हल आप खुद ही निकालेंगी। अपने मन को एक किनारे रखिए। मैं हमेशा कहती हूँ, मन और मूड ये सुनोगे तो ये तुम्हें डुबो देंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो भैया, मन कोई काम करने का गलत हो रहा है, करूँ नहीं करूँ, भविष्य के बारे में तो एक बार को मन की सुन भी लो। अगर दिमाग जवाब ही नहीं दे रहा कुछ नहीं, तो हमेशा दिमाग की सुननी चाहिए। दिल के सुनने वाले हमेशा औंधे मुँह गिरते हैं। ये कुछ कहावतें ना इतनी, मेरे को लगता है लाइफ में अब जाके कि ऐसी उल्टी बनाई गई हैं। जैसे पिछली बार मैंने कहा था ना कि रिश्ते दिल से निभाए जाएं तो निभ जाते हैं, गलत है। अगर रिश्ते दिमाग से निभाओ ना, सचेत होके कि हम कुछ गलत ना कर दें, तो रिश्ते निभते हैं। दिमाग से वो इस सेंस में कहते होंगे कि मेरा इससे ये फ़ायदा है इसलिए रिश्ता रख लूँ, ये मत करो। वो इसलिए कहते होंगे कि दिल से मतलब कि प्यार होना चाहिए वो। लेकिन निभाने की अगर बात है ना, तो जब आप दिमाग से रिश्ते निभाते हो सोच समझ के, तो रिश्ते निभते हैं। दिल की सुनोगे रिश्ते टूटेंगे हमेशा। एक्सपीरियंस मेरा यही है। तो यही सेम चीज़ ये है कि टाइम टेबल हो या कुछ भी हो, अगर आपका दिमाग बिल्कुल सुनना है, कुछ जवाब ही नहीं दे रहा किसी चीज़ को लेके, तब दिल के पास जाओ कि क्या कह रहा है आपका मन। अदरवाइज़ मत सुनो दिल की, हमेशा गड्ढे में गिराएगा। इन्होंने बताया था कि जीवन साथी पे इनको लड़का हेड कांस्टेबल मिला है, लेकिन वो इनके साथ कुछ ज़्यादा अटैच नहीं हो रहा और ये हो गई हैं। अब इन्हें पता लगा है कि इनके साथ एक रिलेशनशिप में उस लड़के के साथ लड़की ने चीट किया है, तो उस वजह से वो उस ट्रॉमा से निकल नहीं पा रहा, इनके साथ रिलेशनशिप में आ नहीं रहा, ये उसे छोड़ना नहीं चाह रही। तो अब ये कह रही हैं कि मैं कैसे रहूँ उनके साथ। देखो, जो उनका दिल टूटा है, जो उनका भरोसा टूटा है, जो ट्रॉमा में वो हैं, उससे निकालने के लिए, किसी को भी किसी भी ट्रॉमा से निकालने के लिए आपको चाहिए ढेर सारा पेशेंस। और जिस चीज़ का उसे डर है उसके बिल्कुल अपोजिट आपको एक इमेज उनके सामने बना के दिखानी होगी कि सब ऐसे नहीं होते। तो आपको सब्र रखना है, उनके साथ अपनी नॉर्मल बातचीत जो चल रही है वो करनी है, लगातार अपने प्यार का इजहार करते रहना है, चाहे वो आपको थोड़ा सा कोल्ड रिएक्शन ही दे रहे हों, जब तक उन्हें तसल्ली ना हो जाए कि आप उनसे सच में प्यार करती हैं और मतलब आप उनको छोड़ के नहीं जाएंगी। अब इस चक्कर में अपनी हदें मत पार कर देना खुद का प्यार साबित करने के लिए कि सारे कुछ कर लो पहले ही और फिर कहो जी ये मुझे अपना नहीं रहा या कुछ और। इमोशनली एक बॉन्ड अपना क्रिएट करने के लिए कोशिश करते रहो। उनको जब लगेगा कि हाँ, लड़कियां सब एक सी नहीं होती, कुछ लड़कियां जीवन भर साथ निभाने वाली भी होती हैं, चीज़ समझने में, यकीन करने में उस आदमी को। भाई लड़की को भी सोच के देखो ना, आपको अगर कोई लड़का 10 वादे करके छोड़ के चला गया हो, आपको भी टाइम लगेगा ना किसी दूसरे लड़के पे यही आएगा ना कि वो भी ऐसे ही बोलता था, उसने भी वादे किए थे, वो भी यही कहता था कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, गया ना, तो नहीं होता ना किसी पे यकीन। सेम चीज़ आदमियों के साथ भी तो है। तो उनको टाइम लगेगा। आपको अपने आप को धीरज के साथ रखना है, उनके सामने अपना प्यार जो है वो आपको जताते रहना है, उनका भरोसा जीतना है कि हाँ, सब लड़कियां एक सी नहीं होती। बस इसमें यही ध्यान रखना कि भरोसा जीतने के लिए अपनी इज्जत मत दांव पे लगा देना कि मैं कुछ भी कर दूंगी। भरोसा जीत लो भाई, पहले कन्फर्म हो जाए तब। और मान लो वो ट्रॉमा से उससे निकला ही नहीं तो क्या फिर पीछे थोड़ी पड़ी रहोगी उसके। तो दोनों तरीके से अपना मतलब कैलकुलेटेड, क्या हर चीज़ कैलकुलेटेड रिस्क लेना, वही वाली बात। रिश्ते निभाओ रिश्ता उससे, लेकिन दिल से ज़्यादा थोड़ा सा दिमाग भी, किस हद तक आप उनको बोल सकती हो चीज़ें अपने आपका यकीन दिलाने के लिए, दैट्स इट। अपना शरीर आपको उनके सामने परोसने की ज़रूरत नहीं है यकीन दिलाने के लिए कि मैं तुम्हारे से बहुत प्यार करती हूँ। ये गलती कभी मत करना। जस्ट मेंटली उनके सपोर्ट में रहो, उनसे बॉन्ड क्रिएट करती रहो, बातें करो, उन्हें जताओ कि आप उनसे प्यार करती हो। नेक्स्ट, मेरी सास बहुत टॉक्सिक है, हस्बैंड भी उन्हीं की बात सुनते हैं, देवर भी हैं, वो भी बहुत बदतमीजी से बात करते हैं, प्लीज़ आप कुछ बताएं। जब सारे एक ही टोन में बात कर रहे हैं तो उनको उनकी भाषा में जवाब देना सीखो।
सुनती रहोगी, सुनाते रहेंगे। डिसीजन आपका है कब तक सुनना है। जिस दिन आपने सोच लिया अब नहीं सुनना, उस दिन बात ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट, आपसे एक क्वेश्चन है। मैं बैंक में मैनेजर थी इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जॉब छोड़ दी बेटे के लिए। वो 10 साल का है, पीछे से उसको कोई नहीं देखता, क्या कहा रह रहा है, पढ़ रहा है नहीं। सास भी साथ रहती है, इतना किटकिट करती थी वो। आज बेटा सही लाइन पर है, बट अब अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिस करती हूँ। जॉब करने से मुझे बहुत अच्छा लगता था, इनकम्प्लीट फील होता है। तो अगर आपका बच्चा अब अच्छे से समझदार हो गया है और आपने उसे एक अच्छी वो दे दी है, वो सही गलत की पहचान कर सकता है, तो पहले आप उससे बात करें कि बेटा मैंने पहले जॉब इसीलिए छोड़ी थी। आई होप कि अब मैंने आपको इतना सिखा दिया कि अब आप सही और गलत में फ़ैसला करना सीख गए हो, तो शुड आई जॉइन माई जॉब अगेन। उसको कॉन्फिडेंस में पहले लेके कि अब आप ऐसा तो कुछ नहीं करोगे ना जिसकी वजह से मुझे ये लगे कि मैंने गलती कर दी, तो मैं जॉब करना चाह रही हूँ। अपने बच्चे को भरोसे में ले लो, उसके बाद जॉब रीजॉइन करो जहाँ पर भी आप मिल रही है या कर सकते हो। हेलो मैम, मेरे पति के ऊपर बहुत ही कर्ज हो गया है। मेरे पति कूलर का बिजनेस किए थे, इसी के बीच मेरे मंझले देवर शादी हुआ, उसका 1 मंथ बाद मेरे छोटे देवर सुसाइड कर लिया। इसे सबके बीच मेरे पति डिप्रेशन में चले गए, जिस वजह से काम अच्छे से नहीं हुआ। अब सब ठप हो गया है। सास और मेरे पति मेरे ऊपर जुल्म करने लगे, जैसे मारना पीटना बहुत कुछ, इसलिए मैं भी बोलने लगी, जिस वजह से मैं अपने मायके अपने घर चली आई। बाद में मेरे पति भी आ गए। अब हम लोग अलग शहर में रह रहे हैं, पर अब नई नई समस्याएं आ रही हैं, जैसे घर सेट करना, महीने के खर्चे, ऊपर से कर्जे का ब्याज महीने बढ़ते जा रहे हैं। 1 लाख कर्जा लिया था, अभी तक उसका ब्याज ही 45,000 हो गया। क्या करूं? अब पति अच्छे से रह रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, बट उसमें सिर्फ घर ही चल पा रहा है। प्लीज़ दी, बहुत परेशान हूँ। क्या करूँ? महीने के 300,000 भर रहे हैं, प्लीज़ 300,000 भर रहे हैं, प्लीज़ दी गाइड मी। देखो, जब आपके खर्चे बढ़ जाएं कमाई से ज़्यादा, तो दोनों ही तरीके से काम, हमेशा मैं कहती हूँ, खर्चे को कम करने में जो कर सकते हो वो करो। परमानेंट नहीं है, जितना खींच सकते हो हाथ उतना खींचो। और दूसरी चीज़ होती है अर्निंग बढ़ाना। जैसे भी पैसे कमा सकते हो, थोड़ी अर्निंग बढ़ा सकते हो। अगर अपने पति से आपको वो है कि वो अपना 100% दे रहे हैं, कहीं और गुंजाइश नहीं है, तो फिर आपको जॉब करनी चाहिए, जो भी आप कर सकती हैं। क्योंकि पैसे की कमी पैसे से ही पूरी होगी, सोचने से कुछ नहीं होगा। तो पैसा आएगा तभी जब आप कमाओगे भी, बचाओगे भी, है ना। तो इधर से बचाओ और अपनी अर्निंग बढ़ाओ, धीरे धीरे करके चीज़ें होंगी। हिम्मत हार गए तो ये एक के अभी 1,45,000 हुए हैं, ऐसे तो ये बढ़ते ही रहेंगे। 2 भी हो जाएंगे, फिर उससे भी बढ़ जाएंगे। तो रोने से काम नहीं चलेगा। ये सोचो करना क्या है, पैसे आप कैसे कमा सकती हो। घड़ी की चौथाई में उठो और अपने लिए जॉब ढूंढो, जो भी आप कर सकती हो। चाहे उसमें आपकी घर गृहस्थी थोड़ी सफ़र करे, चाहे बच्चे थोड़ा सफ़र करें, लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। ये कुचक्र सा है, बढ़ता चला जाएगा अगर इसे नहीं तोड़ा तो। दी, मेरी ये प्रॉब्लम है कि मुझसे सुबह जल्दी उठा नहीं जाता, जिससे मेरे सारे काम दिन भर पेंडिंग रहते हैं। आप मुझे सजेशन दो, मैं क्या करूं? आपको कोई कैड़ा इंजेक्शन नहीं लग रहा, समझिए। मैं तो इस बात को यही कहूँगी, जब जिम्मेदारियों का सुई चुभती है ना कि भाई अगर नहीं किया तो ये हो जाएगा, अपने आप आँख खुलती है। आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। अभी तक भी मैं यही कह सकती हूँ, मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ। लेकिन स्कूल अगर मुझे समय पे पहुँचना है और सारे काम करने हैं और तैयार होकर पहुँचना है तरीके से, तो मुझे कम से कम स्कूल टाइम जब मुझे निकलना है उससे 2 घंटे 20 मिनट पहले काम स्टार्ट करना ही है। अगर मैं 2 घंटे पहले उठी, मेरे काम 20 मिनट के छूट जाएंगे, जो सुबह में 5-5 मिनट में काम करती हूँ, ऐसे 4 काम छूटेंगे, है ना। और अगर मैं 1 घंटा पहले उठी तो सोच लो बस बच्चों का टिफ़िन ही बन पाएगा या मैं नहा के जा पाऊँगी, कुछ भी नहीं होगा। तो जब मुझे ये पता होता है ना कि अगर इससे कम मेरे पास समय हुआ, इससे पहले मैं नहीं उठी, तो मेरे काम ही पूरे नहीं होंगे और उसका खामियाजा मुझे पूरे दिन भुगतना पड़ेगा। स्कूल में ही परेशान रह सकती हूँ मैं। अपने आप आँख खुलती है, चाहे रात को 1 बजे सोए हो, ठीक है। अभी भी क्या है, चलो काम छोड़ देंगे, 1.25 घंटे नहीं, लेकिन पता है कि 1 घंटा पहले भी अगर नहीं उठे तो होएगा ही नहीं, बच्चों का ना मेरा। तो चाहे मैं रात के 3 बजे भी सोऊंगी ना, तो भी
मुझे पता है स्कूल टाइम से 1 घंटा पहले मुझे खड़ा होना ही पड़ेगा, बिस्तर छोड़ना ही पड़ेगा। तो सारा खेल जिम्मेदारियों का है। जब आप रात को सोने से पहले दिमाग में कैलकुलेट करेंगी कि अगर मैं नहीं उठी तो ये हो जाएगा। आप घर में हैं, आपको पता है कुछ नहीं होगा। ये लापरवाही इसी वजह से है क्योंकि आपको पता है कि काम करके आपको कहीं पर फिक्स टाइम पर रिपोर्टिंग नहीं करनी है। तो वो लेज़ीनेस एक दिमाग ले लेता है और फिर वो आपको उठने देता नहीं। तो आप कोई फ़िक्स काम अगर ऐसा पकड़ लें कि मुझे ये निपटाने के बाद ये करना है ना, तो आप उठ पाओगे। अदरवाइज़ सोचने से कुछ नहीं होता। कितने ही अलार्म लगा लो, कितने ही कुछ कर लो, आपको अपना काम ही कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मुझे इतने बजे तक इतने काम ख़त्म करना है, उसके लिए इतना घंटा है। नहीं किया तो क्या होगा, नहीं किया तो क्या होगा वाला रीज़न जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतनी जल्दी आपकी आँख खुलने की आदत पड़ जाएगी ऑटोमेटिक। हेलो दी, मेरा बेटा 7 ईयर्स ओल्ड है। उसको 10 मंथ में फीवर में झटके आए थे। सारा चेकअप हुआ तो सब सही था। पता नहीं कब वो हर चीज़ में पीछे हो गया, बोलने, बातों को समझने, कोई भी काम को करने में। और डॉक्टर ऑटिज़म कहते थे पर अब वो हाइपर एक्टिव बताते हैं। अब हमने उसकी थेरेपी कराई। मेरे पति हैं, ये सब झेले हैं, सास ससुर एंड देवर कहने को सब हैं पर मदद का कोई नहीं आया। ऊपर सास कहती है तूने बच्चे को ख़राब कर दिया। अब मेरी बेटी हुई है, कोई खुश नहीं है कि बेटा था तब भी सास को बेटा चाहिए था। पढ़ी लिखी फैमिली है लेकिन सारे गंवार हैं। मेरे दोनों बच्चे मैके में हुए, हमारी माँ ही एक मुझे संभालती है ऐसे टाइम पर। और जहाँ मेरे बच्चे पैदा हो जाते हैं तब सासू माँ कहने लगती यहीं आ जाती, मैं देख लेती जब वो लोग बच्चों को छूते तक नहीं थे। और ताना देती हैं अपने मायके के दम पे बहुत उड़ती है। तो ऐसे में क्या करें, इनके बिहेवियर की वजह से मेरी 1.5 महीने की बेबी को लेकर पति के पास ही चली गई हूँ और आज तक दोनों बच्चे अकेले ही पाल रही हूँ। वो भी उन्हें अच्छा नहीं लगता। वो चाहते थे मैं पति के पास ना जाकर उनकी सेवा करूँ, तो क्या मैं गलत हूँ? इतनी लंबी कहानी सुनाने के बाद आपको सिर्फ ये जानना है कि क्या आप गलत हैं? आप गलत नहीं हैं। आपके पास ऑप्शन ही नहीं था। बच्चे हैं पेट में तो पैदा भी होंगे। सास नहीं करेगी तो मैके जाएगा, मैका भी ना हो आदमी अकेले भी करेगा। तो आप गलत कहाँ हैं? आप कोई नहीं संभाल रहा इसलिए आप खुद संभाल रही हो, तो बिल्कुल सही हो, इसमें गलत नहीं हो आप। नेक्स्ट मैम, आज स्कूल में एक सब्जेक्ट टीचर को क्लास टीचर बना दिया गया। पता नहीं उस टीचर को ऐसा क्यों लगा कि मैंने इंचार्ज को भड़काया उससे क्लास टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए। उस टीचर ने इनडायरेक्टली कुछ टॉन्ट किए जो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहे। मैं मेंटली बहुत जल्दी परेशान हो जाती हूँ, प्रॉब्लम है मेरे साथ। लड़ना नहीं चाहती, ना कोई जवाब देना चाहती हूँ क्योंकि जब मैं परेशान होती हूँ तो कुछ टीचर्स बहुत खुश हो जाते हैं। प्लीज़ मुझे बताएं मैं क्या करूँ, मेंटली बहुत परेशान हूँ। जो वो टॉन्ट में इनडायरेक्टली कह रही हैं, आप आराम से बिना लड़े उनसे बात कर लो कि दीदी आपको या मैडम आपको ये तो नहीं लग रहा कि ये मैंने किया है, मुझे आपकी बातों से ऐसा लग रहा है। तो अपना पॉइंट क्लियर कर दो उन्हें नॉर्मल टोन में विद अ स्माइल अगर हो सके तो। दैट्स ओनली थिंग विच यू कैन डू। नेक्स्ट है, हेलो दी, वेट लूज़ करना चाहती हूँ बट डाइट प्लान के अकॉर्डिंग मुझे फ्रूट्स और वेजिटेबल ज़्यादा, रोटी की मात्रा कम करनी है। मैं रोटी की क्रेविंग को रोक नहीं पाती, प्लीज़ कुछ सजेस्ट कीजिए। इनर पावर को कैसे बूस्ट करें ताकि हम अपने एम को अचीव कर लें। देखो अगर रोटी आपसे कम नहीं हो रही ना, है ना, इन बातों में कुछ रखा नहीं है कि रोटी ही कम करो तभी होगे। सिंपल ये है, अपनी एक लाइन में अगर बोलूँ, अपनी मेंटेनेंस से कम खाओ। जितना आपकी बॉडी को चलाने के लिए कैलोरीज चाहिए, मान लीजिए अभी आप 4 रोटी खाती हैं और जितना काम करती हैं उसमें आपका वेट जितना है उतना है। अब आपको उस वेट को घटाना है। 2 तरीके हैं, या तो रोटी कम करो, दूसरा क्या, काम ज़्यादा करो। तो जितनी आप खा रहे हो उतनी खप रही है तो आपका वेट वहाँ है। तो जितनी आप खा रही हो उससे ज़्यादा खपेगी, अपने आप जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो कहाँ से निकलेगी, बॉडी में से निकलेगी। तो मैंने पिछली बार भी शेयर किया था वेट लॉस में कि अगर खाना नहीं छोड़ा जा रहा तो काम बढ़ाओ, वो तो आप कर सकते हो ना। और फिज़िकल काम बढ़ाओ। सारे काम आजकल मशीनों से हो रहे हैं, उसमें भी लोगों ने मेड लगा रखी हैं, तो एनर्जी ख़त्म कहाँ से होगी। फिर पार्क में जा रहे हैं, जिम में जा रहे हैं, है ना। तो अगर पार्क में जा रहे हो या जिम में भी जा रहे हो तो जब एक्सरसाइज करते हो तो तरीके से करो, अच्छे किसी ट्रेनर के अंडर में करो अगर नहीं समझ में आ रहा खुद को तो, ताकि जो एरिया टारगेटेड हमारी करनी है एक्सरसाइज उस तरीके की हो। और इसके साथ ही अपना अगर खाना नहीं कम कर पा रहे हो तो भैया काम बढ़ाना ही पड़ेगा, किसी भी फॉर्म में बढ़ाओ जो आपको अच्छा लगता हो करना वो। क्योंकि अच्छा लगता हो इसलिए कह रही हूँ, अगर बेमन का काम पकड़ लिया
फिर वही वाली बात है कि जोश में करोगे 2-4 दिन, फिर भूल जाओगे, थक जाओगे कि नहीं हो रहा। तो सिंपल सा है, अगर वेट को मैनेज रखना है, अपना खाना और काम मैनेज रखो, फिक्स रखो। बढ़ाना है तो या तो खाना बढ़ाओ या काम घटाओ। घटाना है तो या तो खाना घटा दो, नहीं घट रहा खाना तो काम बढ़ा दो, अपने आप घटेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। दीदी मैच्योर कैसे बने? मेरी एज 26 है, एक बेबी भी है 8 मंथ का, और मेरे हस्बैंड की एज 31 है। वो हमेशा ताने देते रहते तुम मैच्योर कब बनोगी। 26 में इतनी मैच्योरिटी नहीं आती, हमें लगता है कि हम बहुत बड़े हो गए। मैं 40 साल की औरत से शादी कर लेता, कम से कम मेरे काम तो आसान होता। और बहुत बुरा बोलते हैं, मैं बहुत जल्दी गुस्सा करने लगती हूँ, किसी की बातों में आ जाती हूँ। जो मेरे से बात करेगा उससे बात करूँगी, उसकी बातों में आकर अपनी सारी बातें बता देती हूँ। किसी के बारे में कोई शिकायत करना होता है तो वो भी कर देती हूँ, फिर वो बात घूम फिर कर उसके पास पहुँच जाती है तो मुझे मालूम चलता है, तो बुरा लगता है कि फ़ालतू में अपनी बातें बता दी, अफसोस होता है। लेकिन फिर मैं वही काम करती हूँ, कैसे अपनी आदत को सुधारूँ। जैसे आपने एक स्टोरी बताई थी ना, पल पल में मेंटली चेंज होना, जो रास्ता पहुँचता है, फिर पानी फिर शिकंजी। ऐसे लोग कैसे सुधार करें खुद में। आपको अपनी सारी परेशानी पता है, जस्ट आप उसको रोक नहीं पा रहे। जब किसी से बात करते हो, एक बार अपने को बोल लिया करो कि मैं कन्वर्सेशन में जा रही हूँ। अपने मन में खुद बोल लिया करो कि मैं बात करने जा रही हूँ, मुझे इनकी बातें सुननी ज़्यादा हैं, अपनी बातें कहनी कम है। और एक सबसे अच्छा तरीका है, मैंने कहीं पढ़ा था कि जो मतलब ऊंची बुद्धिमत्ता वाले लोग होते हैं, वो लोग आइडियाज़ डिस्कस करते हैं, है ना। और जितनी नीचे आईक्यू वाले लोग होते हैं, वो लोगों को डिस्कस करते हैं, दूसरे लोगों की बुराई, ये एक तुच्छ काम है। दूसरे लोगों की चर्चा, ये एक तुच्छ काम है, कुछ हासिल नहीं होता इसमें। इवन आज की बात बताऊं, बात चल रही थी ऐसी कहीं जहाँ मैं बैठी थी, और वहाँ पर हम किसी की बात कर रहे थे, एंड अब भी मैं यही कह रही हूँ कि शी इज़ नॉट अ गुड पर्सन, जिसके बारे में बात कर रहे थे। लेकिन 5-10 मिनट बात करने के बाद मैंने कहा भाई वो उसका कर्म था, हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे मज़े से निंदा रस का पान कर रहे हैं, तो हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। वो बंदी कहीं होगी, पता नहीं इस टाइम क्या कर रही होगी, हम उस टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं किसी और चीज़ में, और हम बैठ के उसकी बातें याद कर रहे हैं पुरानी, कि उसने ये किया था, उसने ये किया था, उससे क्या ही बदल जाएगा। मेरे इतना कहते ही जो मेरे साथ 2 लोग और थे ना, जब सडनली वो स्टॉप हो गए, उस टॉपिक को बंद कर दिया तुरंत कि सही है यार, चल कुछ काम देखते हैं अपना, और नहीं तो भगवान का नाम याद करें। तो आपको जब किसी से बात करनी है तो ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि आप किसी पर्सन के बारे में बात ही ना करें, अपने बारे में बात करो, सिर्फ अपने। अब अगर आप ये कहते हो ना हमारे तो चिंटू के पापा ऐसे कर रहे हैं, आप चिंटू के पापा की बात कर रही हो, समझ रहे हो। अपने बारे में बात करो, आपको क्या लग रहा है, और उससे भी बेस्ट है जो आपसे बात कर रहा है ना, उसके बारे में बात करो, आपको कैसा लग रहा है, उसे भी यही इनकरेज करो कि आप अपनी बात बताओ। अगर मान लो वो किसी और की बात कर भी रहा है, आपने सिर्फ सुना, आप अपनी जगह टिकी रही कि आपको किसी के बारे में बात नहीं करनी, तो आप कैलकुलेट करके देखो, आपका कोई भी सीक्रेट बाहर नहीं जा रहा, आपका कोई भी बयान बाहर नहीं जा रहा कि आप क्या कह रही हो। जब बाहर जा नहीं रहा तो कोई आगे फॉरवर्ड क्या करेगा। ठीक है, तो एक सिंपल सा रूल याद रखना कि किसी व्यक्ति के बारे में बातें नहीं करनी, या तो किसी नए आइडिया के बारे में बात करनी है, बेस्ट है, या फिर अपने बारे में बात कर लो, बाकी कुछ बात मत करो। उनकी बातें सुन लो, अच्छे से सुनो, सहृदयता से सुनो, ज़्यादा लगे उसमें, अगर कुछ लगे अपनी तरफ से सलाह भी दे दो, लेकिन अपनी बातें मत बताओ। अपने आप बात ख़त्म हो जाएगी। जब आप किसी और के बारे में बात ही नहीं करेंगे ना, तो आपकी आधी से ज़्यादा सीक्रेट तो अपने आप ही अंदर रह जाएंगे। ये है जी हबी, वैसे अच्छे हैं, लगभग महीने में एक बार हबी अपने आप ही बात करना बंद कर देते हैं, टिफ़िन नहीं ले जाते, मुझे कुछ गलत नहीं बोलते ना गुस्सा करते हैं, बस चुप रहते हैं, फिर अपने आप बात कर लेते हैं। हो सकता है आपको ना पता चल रहा हो, आपसे कुछ होता हो और वो उस चीज़ पे अपने आप को कंट्रोल कर लेते हो बजाय रिएक्शन देने के, लेकिन नॉर्मल ना रह पाते हो, फिर वो कुछ दिन बाद बेचारे अपने आप ही माफ़ कर देते हो सकता है ना। जो स्थितियाँ पत्नियों की हो वो आज के केस में पति की हो रखी हो, तो आपको देखने की ज़रूरत है कि जब जब वो ऐसा करते हैं उनके 1-2 दिन के बीच में आपने क्या क्या किया है। कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा जो आपको लग रहा हो नॉर्मल है और वो उस बात पे बुरा लग रहा हो उन्हें। नेक्स्ट, पति से बॉन्डिंग ना हो तो मेंटल पीस कैसे बनाएं।
आधे से ज़्यादा औरतों की समस्या यही है। अपने आप से बॉन्डिंग अच्छी रखो, तब सबसे बॉन्डिंग अच्छी बन सकती है। मेंटल पीस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका खुद से रिलेशन अच्छा होना चाहिए। अपना ध्यान रखो, अपने आप को सजाओ, संवरो, अकेले भी खुश रहना सीखो। जब आदमी भी इस स्टेज में पहुंच जाता है ना, फिर लोग भी उससे कनेक्ट जल्दी हो जाते हैं। मैंने ये देखा, क्योंकि वो किसी से कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा, पॉजिटिव है, अपने आप में खुश है ना। तो ऐसे लोगों से बात करने में लोग ईजीनेस महसूस करते हैं। और एक होता है ना डेस्परेट, दूसरों की अटेंशन पाने के लिए, दूसरों का प्यार पाने के लिए हम लालायित हैं एकदम। फिर दूसरा आदमी को भी ना कंजेशन सा लगता है, वो भागता है आपसे। तो पहले अपने साथ अपना रिलेशन ठीक करो कि मैं अपने लिए काफ़ी हूँ, उसके बाद जो मिले वो बोनस है। तो अपने आप सबके साथ हो जाएगा ठीक, पति के साथ नहीं, और मेंटल पीस मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट आया है, यूट्यूब पे व्यूज़ नहीं आ रहे। मैंने पिछली बार बहुत बताया है इसमें 2-3 बार, आप प्लीज़ लास्ट वाला वीडियो देखना जो इससे पहले वाला है। अगला आया, 18 ईयर्स ओल्ड, मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा सिस्टर और ब्रदर हैं। आई डोंट नो, बट मुझे कन्फ्यूजन है कि व्हाट शुड आई डू टू बी अ गुड डॉटर, प्लस उनके फ्यूचर प्लान्स। मेरे ब्रदर और सिस्टर हैं बट मेरे बारे में कुछ नहीं। ऐसा आपको लगता है या आपके मम्मी पापा ने बोला है? मुझे लग रहा है आपका, मैंने क्वेश्चन पहले भी पढ़ा है इस परिवार का, लेकिन ऐसा आपको लग रहा है, क्योंकि फ़नी सी बात है, लेकिन 2 बच्चे हों या 3 बच्चे हों, हर बच्चे को यही लगता है कि मम्मी पापा मुझसे कम प्यार करते हैं दूसरे वाले से ज़्यादा। तो ये एक सार्वभौमिक समस्या है सभी के बच्चों की। तो आपको ऐसा लग रहा है या उन्होंने बोला है ऐसा है? और अगर उन्होंने बोला है कि भाई दोनों के लिए है, तेरे लिए कुछ नहीं है, आप एक बार पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों। और अगर कोई जवाब दें या ना दें, लेकिन मान जाए कि हाँ ऐसा है, तो फिर आप भैया अपना हिसाब देखो कि आप अपने फ्यूचर के लिए अपने दम पे क्या कर सकती हो। ठीक है, चलो आगे। मैम, आपसे एक एपिसोड में पूछा गया था पति को वश में कैसे करें, आज आपने उसका जवाब दे दिया डिटेल में। हाँ, पिछली बार मैंने पूरा एग्जाम्पल दे के बताया था। नेक्स्ट, मैं तो अपने पति से ही हर लड़ाई लड़ रही हूँ, सिर्फ उसके घर में रह रही हूँ, खा रही हूँ, काम कर रही हूँ नौकरानी जैसे, अपनी दोनों बेटियों के साथ, जेठ जेठानी के 4 बच्चे, और पति कहता है करती क्या हो, घर में मेरी बेटियाँ बड़ी हो जाएं फिर जॉब करना, फिर पता चलेगा तुझे। ये वही पति है, जब मैं 2020 में शादी करके आई थी तो मैंने बोला मुझे पढ़ना है, तो कहते जॉब तो करवाना नहीं, फिर क्या मतलब। और अब 5 साल में ये नौबत आ गई कि मुझे जॉब करके सिखाया जा रहा है कि कैसे जॉब होती है, क्या करते हैं। लोग बदलते हैं, लेकिन आप अब जेठानी के भी 4 बच्चे क्यों पाल रही हैं, एक तो ये क्लियर नहीं हो रहा है ना। और दूसरी चीज़, अगर आपके पति, किसी के भी पति हाउसवाइफ को ये कह के ताना दें कि तुम करती क्या हो, तो जो आप करती हो पूरा दिन, 1 दिन या 2 दिन मत करो, अपने आप पता लग जाता है कि हम क्या करते हैं। सिंपल, 1 दिन भी मत करो, पता चल जाता है कि हम क्या करते हैं। मैम नमस्ते, मेरी चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड है जिसकी शादी बहुत कम एज में हो गई, उसके हबी एज में बड़े हैं, अपने घर के अकेला बेटा है, बहुत पैसे वाले हैं, बट मेरी फ्रेंड को ना रिस्पेक्ट करते हैं ना केयर, बस उसके लिए वो एक नौकरी रह गई है। शादी के 6 ईयर तक कंसीव नहीं कर पाई। उसके रिलेटिव में एक देवर है जो उससे 5 साल छोटा है, उसके सारे दुख तकलीफ़ जानता है, दोनों का अफेयर हो गया। अब वो उसके साथ फिज़िकल होकर एक बेटे को जन्म दे दी, 8 साल हो गए दोनों के रिलेशनशिप को। अब उस लड़के की शादी हो रही है, ये बहुत परेशान रहती है, फ़ोन पर रोती रहती है, मैं उसे समझाती हूँ, वो लड़का कहता है मजबूरी में शादी कर रहा हूँ, बट अभी भी उससे प्यार करता है और कहता है कि जैसे तुम ना चाहते हुए भी उसके साथ रहती हो, वैसे भी मैं ना चाहते हुए भी शादी कर रहा हूँ, बट मैं हमेशा तुमको ही प्यार करता रहूँगा। वो लड़का सच में बहुत केयर और प्यार करता है, मैं उससे क्या कहकर समझाऊँ। रिप्लाई, क्योंकि जब भी कॉल करती है रोती रहती है, प्लीज़ मैम रिप्लाई फास्ट। क्या रिप्लाई फास्ट, ये क्या तरीका है? मेरे लिए तो ये तरीका ही गलत है। अपने पति से तुम्हारी बॉन्डिंग नहीं बनी, बच्चे नहीं हुए, समझ में आ गया, तो इसका मतलब ये है कि देवर के साथ सो के बच्चे पैदा कर लो। सॉरी टू से, लेकिन ये गलत है। एक्चुअली आई एम नॉट सॉरी टू से, ये गलत ही है ना। तो भाई अब जब तुम एक गलत चीज़ में गई हो तो रिज़ल्ट तो ये आना ही था। और रही बात उस लड़के की जो कह रहा ना जैसे तुम बिना मर्जी के उसके साथ रहती हो, मैं भी कोई बिना मर्जी के नहीं रह रहा। नई बहू मिल जाएगी, आराम से उसके साथ वो रहेगा, ठीक है।
जब उसको ज़रूरत थी, पत्नी नहीं थी, आपके साथ उसने रिलेशन बना लिए, आपका सुख भोगा, ठीक है। अब उसको लीगल पत्नी मिल गई, अब वो आपके पास नहीं आएगा। लॉजिक ही नहीं बनता। खुद सोच के देखो, उस लड़के की जगह खुद को रख के देखो ना, ठीक है। अगर इतना होता ना प्यार, जब एक बच्चा भी हो गया, तो अब तक ये चीज़ बाहर आती और फिर वो लीगली डिवोर्स लेके अलग होते। तो ये बकवास बातें हैं। आपकी चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड से जितना हो सके ना, आप बात ही मत करो। आपके लिए तो सलाह मेरी ये है, ऐसों के साथ रहने वाले भी उसी कैटेगरी में गिने जाते हैं, चाहे उनको बुरी लगे। लेकिन मैं इस मामले में कोई पक्ष नहीं लूँगी किसी का भी। ये कोई तरीका नहीं होता। अगर आपके पति के साथ आपकी बॉन्डिंग नहीं है तो तलाक लो ना यार। आपको उसका पैसा भी चाहिए, आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी चाहिए, रहना भी वहीं है ना। अब कंसीव नहीं हो रहा तो बच्चे आप दूसरे से पैदा कर लो, ये कोई तरीका नहीं होता। छोड़ो उसे, फिर जिसके साथ बच्चे पैदा किए थे उससे शादी करते, कहते कि भैया मैं तो इससे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही नहीं रहूँगी, तुम मेरे केयर ही नहीं करते। फिर होती बात, जब देखते हो 5 साल छोटा देवर शादी करता। लेकिन इसे बुरा ना लग जाए, उसे बुरा ना लग जाए, कर लिया, गलत काम कर लिया। अब क्या चाह रहे हैं कि शादी ना हो, करेगा वो शादी, रुकेगा ही नहीं। ऐसे को ना आप कुछ समझा सकते नहीं, समझाओ उसे जो आपके कहने में चलता हो। जब ये सब कर रही थी वो गलत काम, तब आपसे पूछा था कि मैं ऐसा कर लूँ, तब आपने कहा था कि हाँ कर ले। तो आप सोचो अब कि अब क्या कह के समझाऊँ। मेरे साथ ऐसी कंडीशन होती तो मैं कहती भई अब तो तूने कर लिया जो रायता फैलाना था, अब मैं क्या करूँ, देख ले तुझे जो सही लग रहा हो। जाके चरणों में लेट जा अपने देवर के कि मेरे जीते जी शादी नहीं करोगे, उसके घर वालों को बता दे। तमाशा ही हो सकते हैं। अब ऐसी चीज़ों का अंत तमाशा ही होता है, ये कोई सही डिसीजन है थोड़ा ही। चलो नेक्स्ट। हेलो मैम, मेरे 2 बच्चे हैं इसलिए मैं वर्क फ्रॉम होम देख रही हूँ। ट्यूशन ले लिया, ट्राई किया लेकिन बच्चे नहीं आ रहे। सिलाई मुझे आती नहीं तो मैं घर रहकर क्या कर सकती हूँ। देखो जी, आपने कहा मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ और एकदम 20 बच्चे आ गए, ऐसे नहीं होता। आपको कोशिश करते रहना पड़ेगा, और अगर 1-2 भी आते हैं तो उनमें जी तोड़ मेहनत करना, धीरे धीरे बढ़ती है, ऐसे नहीं होता एकदम। या तो आप स्कूल में किसी यहाँ पढ़ाती हो उसके थ्रू आ सकते हैं बच्चे बल्क में। घर पे आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो, बोर्ड वगैरह लगाओ, बाहर लोगों से बताओ मैं पढ़ाती हूँ ये वो, तब जाके धीरे धीरे आएंगे। ऐसे थोड़ी क्या नहीं आ रहे आप छोड़ दो। हाय दी, मेरी सास और देवरानी दोनों जॉब करते हैं। सास जल्दी उठकर बहुत सारा काम करती है, देवरानी ओनली रोटी बनाती है। शाम को भी वीक में 2-4 बार खाना बनाने का टाइम बाहर चली जाती है। सास ही काम करती है। मैं और मेरे हस्बैंड अदर स्टेट में रहते हैं, 1-2 मंथ के लिए मैं आती हूँ तो शाम का काम मुझे अकेले करना पड़ता है। 1.5 का बेबी भी है फिर भी, और मेरे हस्बैंड से कहती है मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। जॉब उसका बेबी छोटा था, मैं पूरा काम करती थी, सास कहती थी बच्चा काम नहीं करने देता। और अब मैं भी एक टाइम का पूरा काम करती हूँ, देवरानी फाइनेंशियली भी कोई हेल्प नहीं करती, हम दूर होकर भी पैसे देने पड़ते हैं। भैया आपकी देवरानी की और सास की जैसी भी बॉन्डिंग बन रही है, आप आ रही हो थोड़े दिन के लिए, आपकी भी मर्जी है, करो मत करो, बात तो ये है। लेकिन जो आपको लग रहा है ना कि उन्हें कुछ नहीं कह रही, आपकी सास भी वही है ना, ऑप्शन ही नहीं है उस बेचारी के पास। बुरा लग भी रहा होगा तो वो झेलेगी, खुद ही करने में लगी पड़ी है। हार्श फीलिंग मत रखो, सिंपल सी जो उसके पीछे रीज़न है वो वही है, आपकी देवरानी को थोड़ा काम करने की आदत नहीं है, वो थोड़ी कामचोर है, और सास बजाय उस पर तमाशा करने के बेचारी वो खुद काम कर रही है, दैट्स इट। आप कर लेती हो इसलिए आपको कह रही है कि भाई कर लो, वो नहीं कर पाएगी, उसे पता है कह भी दूंगी तब भी नहीं करेगी, घर में कलेश होगा। तो जो मुझे यहाँ से देखने में समझ में आ रहा है, आपकी सास घर में कलेश को दबाने के लिए जस्ट वो कर रही है कि ठीक है वो निकम्मी है, आप कर लेती हो इसलिए आपसे उम्मीद हो रही है कि ठीक है कर लोगी। अब परमानेंट रह रही होती हैं आप तो मेरी राय कुछ और होती कि ये करो। थोड़े दिन के लिए आइए और दे दो उस बेचारी को भी थोड़ा सा सुख। छोटी तो कर ही नहीं रही, आप तो कर ही दो, कर लो, आपका आपके साथ रहेगा। हेलो दी, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी जॉइंट फैमिली है, मेरी फैमिली बहुत ही परेशान करती है मुझे। अगर मैं कुछ अच्छा भी करूँ तो मुझे भी उल्टा बोलते हैं, मेरे मम्मी पापा को भी गाली देते हैं। देवरानी देवर को उल्टी सीधी बातें बोलती है मेरे बारे में, फिर मेरे साथ वो लड़ाई करते हैं। मेरे एग्ज़ाम 5 मई से मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही।
मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ, जॉब इसलिए करती हूँ मेरे साथ लड़ाई ना हो। मेरी सास मेरे हस्बैंड को भी उल्टा बोलती है अगर मेरी साइड लेते हैं। मैं अपना टाइम का सारा काम करके फिर स्कूल जाती हूँ। पैसे लेने की बात आती है तो मेरे हस्बैंड से प्यार से बात करती हैं, वरना लड़ाई करती हैं। मेरे एग्ज़ाम के लिए मैं स्टडी नहीं कर पा रही, क्या करूँ? अलग नहीं हो सकती क्योंकि मेरे फादर इन लॉ ने बिज़नेस एक ही रखा है तीनों भाइयों का। कई बार ना ये होता है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रही हो ना, हो सकता है असली पेट में दर्द वो हो। आप समझ रही हो, ये है कि हो गया तो ये अच्छी जगह चली जाएगी, तो वो किलस होती है एक, उसको आदमी सीधे तो कह नहीं पाता, तो वो इसी तरीके से करता है। आपको इस टाइम पे बिल्कुल ढीठ बन के ना अपनी पढ़ाई में भाई कैसे भी करके ध्यान लगाओ। कोई लड़ने भी आए ना, सिंपल यहाँ तक हाथ जोड़ लो कि हाँ भाई मेरी गलती, जा, कैसे भी करके कम से कम समय में ख़त्म करो। बिल्कुल ये सोच के कि भैया मुझे अपने ऊपर असर नहीं होने देना, जस्ट ऊपर ऊपर से जाने दो चीज़ें, अपना पेपर दो। इस टाइम सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपकी वो है। सर पे चिल्ला रहे हैं, चिल्ला लेने दो, हाथ जोड़ लो, हार मान लो, मैं गलत, लेकिन पढ़ाई करो इस टाइम। मैम, जिसमें मेरे हस्बैंड ने न्यू घर बनाया है, हम जहाँ रहते हैं वो मेरा सास ससुर का अपना घर है। मेरे ससुर जिस दुनिया में नहीं, मेरी सास का मन नहीं है न्यू घर शिफ्ट होने का, बट मेरे हस्बैंड का कहना है अब हम वहीं रहेंगे, इतने प्यार से बनाया है, हमें सासू माँ का मन नहीं है, क्या करूँ? उन्हें प्यार से समझा बुझा के अपने साथ ले जाओ। किसी का ही मन नहीं करता अपना घर छोड़ने का, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो प्यार से कि चलो चली जाएंगी। दी मेरी एक फ्रेंड है, उसका क्वेश्चन पूछ रही हूँ। मेरी फ्रेंड और उसका परिवार सिटी में रहता है, आगरा के पास। उसका भी रिश्ता किया उसके ससुराल वाले गांव में, जहाँ कोई सुविधा नहीं, घर भी बहुत पुराना, आधा कच्चा पक्का, पशु भी रखते हैं, इसलिए वो थोड़ा रिश्ता होने से हिचकिचा रही है। देखो जी, अब वो लड़का है गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में जा रहे हो आप, लेकिन एक बात उससे अपने परिवार से कहो कि बिल्कुल फिक्स कर लें उस लड़के के घर वालों से कि आप गाँव में नहीं रहोगी। अगर इस चीज़ को लेके वो राज़ी हो जाते हैं तो कर लो, बाकी मैं सलाह नहीं दूंगी। गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में शहर की लड़की गांव में जाके परेशान हो जाती है, क्योंकि वहाँ की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल अलग चलती है। गांव की आके शहर में हो जाएगी मस्त, उसको मिलेगी आज़ादी, सुख सुविधाएं, सब कुछ, वो तो रहती है मज़े में, लेकिन शहर की लड़की गाँव में जाके दुखी हो जाएगी। तो गवर्नमेंट नौकरी वाला दूल्हा मिलेगा, इसका फ़ायदा तभी है जहाँ उसकी नौकरी कहीं अलग हो और आप उसके साथ अगर रह लो तो ठीक है, चलो ओकेजनली गाँव जाना है, वरना मत करो, बाद में यही लगेगा कि कहाँ फंस गई हूँ। चलो, मेरी हाइट 5'6" है और मेरा वेट 59 है। हाइट के हिसाब से वेट ज़्यादा है या ठीक है? ठीक ही है, ज़्यादा कहाँ है भैया। 5 फीट में अगर हम 50 किलो के हैं तो थोड़े से चब्बी से होते हैं। अब आपके ऊपर भी तो 6 इंच है, तो उसके हिसाब से 9 किलो वेट ठीक ही हो। बाकी तो आपको दिख रहा होगा शीशे में खड़े होके, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनकी हड्डियाँ चौड़ी होती हैं तो उनका वज़न ज़्यादा होता है जब वो तोलेंगे, लेकिन देखने में वो पतले ही लगते हैं, मोटे चब्बी से नहीं लगते। और कुछ लोग ये है कि हड्डियाँ पतली पतली हैं, मांस खूब सारा चढ़ा हुआ है, तो वो 59 में हो सकता है, ऐसा लगे गेंद जैसा। तो ये तो आप देख के ही अपने आप को पता चला रहा होगा आपको कि आपका वेट ठीक दिख रहा है या ज़्यादा दिख रहा है। सही गलत का कोई मापदंड थोड़ी है इसमें। बाकी डॉक्टर वो तोलते हैं कि जितनी सेंटीमीटर शायद नहीं, जितने इंचेस शायद हाइट है, ऐसा कुछ होता है कि उतने किलो, ऐसा कुछ था फार्मूला सा, वो एक अलग चीज़ है। बाकी आपको तो देखने में पता चलता होगा कि लुक्स में कि ठीक हो या अंडर हो या ऊपर हो। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों गवर्नमेंट जॉब में। हमने घर ख़रीदा है जो कि मेरे और मेरे पति दोनों के नाम है, लेकिन उसके पूरे किस्त तरीके से मैं ही दे रही हूँ, पूरी किस्त, क्योंकि मेरी सैलरी पूरी लोन में जा रही है। हस्बैंड घर का खर्चा चलाते हैं, सिर्फ नीड्स पूरी होती हैं, जो भी बचता है वह अपने भाई बहन माता पिता पर खर्च करते हैं। हमारा कोई भी वांट्स पूरे नहीं होते, सेविंग भी नहीं करते, कहते हैं सब कुछ हो जाएगा, पर जब भी कोई बड़ी ज़रूरत पड़ती है कर्ज़ा लेते हैं। मैं परेशान रहती हूँ कि कोई सेविंग नहीं करते, इच्छाएं भी पूरी नहीं होती और दोनों नौकरी करते हुए भी मन मार कर जी रहे हैं। तो क्यों देते हैं वो अपने भाई बहन को, कमा नहीं रहे क्या? एक बार ये तो पूछो कि भाई कभी कोई उन्हें इमरजेंसी है, कुछ है भाई बहनों को, तो हम खड़े हैं, चलो
परिवार होने के नाते। लेकिन हर महीने क्या ठेका ले रखा है कि हर महीने वहाँ जो बचा हो सब वहाँ अर्पण। ऐसा को कोई ना तो सिर पैर होता, उन्हें समझाओ। और ना ऐसे करा हुआ ना गिनती में आता। किसी को ज़रूरत के टाइम पे दो, उसके सुख में या दुख में, जब उसे सच में ज़रूरत हो तो वो चीज़ गिनती में आती है, माना जाता है कि हाँ भाई उसने उस टाइम पे मेहनत करी थी, उस टाइम पे मदद करी थी। ऐसे ये बुरा सा बिखेरना ना अपने पैसे को, आप पनप नहीं पाने के और उन्हें पता नहीं चलने का, सारी ज़िंदगी वहीं निकल जाएगी, एंड में पड़ेंगे जूते। अपने हस्बैंड को लिटरली समझाओ ये चीज़ कि मैं देने को मना नहीं कर रही, एक्चुअली कोई ज़रूरत हो, कुछ बड़ा हो तो कर देंगे, लेकिन उसके लिए अपने पास होना तो चाहिए। तो ये हर महीने का देना लेना बंद कर दो, एक फ़ंड बना लो, हमारी इमरजेंसी में भी काम आएगा, उनकी भी। मैं जयपुर से हूँ, मैं सिटी की लड़की हूँ, गांव में शादी हुए 16 साल हो गए। परिवार की पुरानी सोच है, मेरी दूसरी लड़की हुई तो सास दहाड़े मार कर रोई, गालियाँ भी पड़ी, पति भी कुछ नहीं बोलते, देवरानी जिठानी के लड़के हैं। गवर्नमेंट टीचर हूँ, यहाँ तक कि किसी का लड़का होता है तो मुझसे छुपा लेती हैं। पूरे गांव में मैं ही ऐसी हूँ जिसके सिंगल 2 लड़कियाँ हैं। ऐसी मानसिकता के बीच कैसे सरवाइव करें, प्लीज़ बताइए। वाह, लेकिन राजस्थान में ये चीज़ ज़्यादा है, मैं मानती हूँ, ठीक है। अब आप कह रही हो कैसे सरवाइव करें, जब ये वो जो दहाड़े मार के रोई तो रोई, वो तो ठीक है। जैसे मैंने एक वीडियो का टाइटल भी लिखा था कि जो बेटियों के होने पर रो रहे हैं उनको मेरी बेटियों की शादी में फ्रिज और सेफ देनी है, या अगर मेरा बेटा होगा तो कमाई का चेक उनके पास भेजेगा वो। तो उनसे सिंपल बोलो, आपको तो आके दावत ही खानी है ना, एंजॉय करो। वो लड़के की शादी में मिलेगी, लड़की की में क्या ही पड़ी आपको। दूसरी चीज़ कि आपको देख के लड़कों को छुपा लेती हैं। किसी का लड़का आगे से भी जा रहा हो ना, आप खुद कहना शुरू कर दो कि अरे भाभी जी छुपा लो इसे, सभी तो छुपा रहे, आप भी छुपाओ, जो नहीं भी छुपाता उसे भी, है ना। लेकिन विश्वास रखो, जब तक लड़कियां बड़ी होंगी समय बदल जाएगा। ये जो लड़कों की माएँ वो कर रही हैं कि भाई हमारे पास बहुत ज़्यादा है, या लड़की की माँ दुख कर रही है, ऐसा कुछ रहेगा नहीं, या तो इक्वल हो जाएगा। और मैं भी जिस हिसाब से रेशो घट रहा है ना लड़कियों का, शायद उल्टा होने लगे कि लड़के वाले लड़की के वालों के यहाँ रिश्ता लेके आने लगेंगे, क्योंकि एक एक लड़की के सापेक्ष 4-4, 5-5 लड़के हो जाएंगे। फिर देखो, फिर यही होगा ना, लड़कियां कम है, डिमांड बढ़ जाएगी उनकी। लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, बट घर के खर्चे का कोई हिसाब नहीं रख पाती। किसी मंथ ज़्यादा हो जाता है, किसी मंथ कम। हस्बैंड मना नहीं करते, ना देते हैं घर खर्च के पैसे, बट पेटीएम की वजह से खर्चों का हिसाब नहीं रख पाती। प्लीज़ हेल्प हाउ टू मैनेज इट। पेटीएम से जितनी पेमेंट करती हो उसको रात को डायरी में लिखना शुरू कर दो। भले हाथ से कैश नहीं दे रही हो, लेकिन लिखने से बहुत रुक जाते हैं खर्चे, ठीक है। तो अगर आज आपने करे हैं 3000 खर्च, उसको लिख लो, 3000 खर्च। पूरी डेट महीने की 1 से लेकर 30 तक, 31 तक लिख लो, और डेली रात को बैठ के उसमें लिखो कि आज आपने कितने पेमेंट करी और किस चीज़ पे करी। करके देखना, अपने आप खर्चे रुकेंगे। मेरी बेटी एमए कर चुकी है सोशलॉजी से, अब उसको बीएड कराऊं या बीटीसी। देखो, बीएड और बीटीसी ना दोनों ही एजुकेशन फील्ड में जाने के लिए चाहिए। अगर आपको इनसे इंटर कॉलेज का फॉर्म भरवाना है तो उसे बीएड करवाओ, मास्टर्स की डिग्री दिलवाई दी आपने, है ना। और अगर आपको प्राइमरी में जाने की इच्छा है तब होगी बीटीसी। लेकिन प्राइमरी में भी टंटे बहुत हैं, पर यहाँ पर पैसे नहीं चलते, सही बात तो ये है। बेसिक में अभी भी जो है वो नॉर्मल, बस ये नौकरी निकल जाए। इंटर कॉलेज में जितना मुझे पता है वहाँ पर ज्वाइनिंग में ये वो, वहाँ राजनीति और पैसा दोनों चलता है। तो आपको ये देखना है कि आप कौन सी लड़ाई को लड़ सकती हो, वेट कर सकती हो, या ये आगे कह रही हैं कंप्यूटर कोर्स कराएं। कंप्यूटर की तो है ही सारी दुनिया। मेरे हस्बैंड बहुत देर रात में डिनर करते हैं, जिस कारण मैं रात को किचन का काम नहीं कर पाती और अगले दिन मॉर्निंग में लेट हो जाती हूँ, टाइम मैनेज नहीं कर पाती हूँ। प्लीज़ बताएं मैं क्या करूँ। आप और बच्चे खाना खा पी के, किचन संगवा के सब कुछ है, अगर गरम फुल्के उनको खाने हैं तो उनके हिस्से का आटा सब्ज़ी अपना रख दी, बाकी सारी किचन पकाने वाले सारे बर्तन सब धो धा के साफ़ करके रख दिया करो। और अगर रोटी भी ठंडी खा लेते हैं तो रोटी भी सेक साक के, तो होगा क्या, वो जिस थाली में खाएंगे सिर्फ वो बर्तन आपके गंदे होंगे जो गर्म करने वाले हैं माइक्रोवेव में या कुछ और है। उनको आप चाहो तो धो दो, नहीं तो
2-3 मिनट ही लगेंगे, वो भी नहीं हो रहा। तो अगर आपने छोड़ भी दिया सिंक में उनको पानी डाल के खंगाल के, वैसे तो मैं सजेशन नहीं दूंगी, 2 प्लेट भी हैं तो धो के रख दो, उसमें आपको टाइम बहुत कम लगेगा, है ना। और अगर वो रात को देर तक आते हैं तो आपका दोपहर में थोड़ा सा आधे पौने घंटे का सोने का शेड्यूल बनाओ, ताकि नींद यहाँ की जो बची हुई है वहाँ पूरी हो जाए। तब आप कर लोगी रात में देर से उठ के भी सुबह का, क्योंकि उठना तो देखो पड़ता है। अगर हमारे बच्चे जा रहे हैं, कुछ है, हस्बैंड बिजनेस में है, देर से आ रहे हैं, दोनों का ही शेड्यूल है, तो करना तो पड़ेगा। उसका प्लान सोचा करो कि अब करना कैसे है। तो उसका तरीका वही है कि नींद को मैनेज करना, उसे टुकड़ों में तोड़ो, दिन में सो लो, रात में कम घंटे मिलेंगे, और काम मैक्सिमम अपना निपटा के रखो। बस जो जो उनसे जुड़ा हुआ है सिर्फ उतना छोड़ दो, सब मत बैठे रहो, पूरी रसोई मत फैला के रखो रात तक। मेरा बेटा जून में 2 साल का हो जाएगा, 1 साल का हुआ था तभी से 9 आवर्स डे केयर में जा रहा है, और कोई ऑप्शन नहीं था। बट डे केयर अच्छा है, कैमरा एक्सेस वगैरह सब है। कई बार लगता है बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहे बेटे को, अगर पढ़ाई में भी कुछ हेल्प नहीं कर पाएंगे आगे। मेरी अभी गवर्नमेंट जॉब है तो वर्क फ्रॉम होम का भी कोई ऑप्शन नहीं। क्या मुझे जॉब चेंज करनी चाहिए जिसमें वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन हो? दोनों ऑप्शन के पॉइंट थोड़ा डिस्कस करना। वन मोर थिंग, ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है। लास्ट टाइम मैंने प्रमोशन प्रिपरेशन से रिलेटेड पूछा था, जो इस बार क्लियर हो गया, थैंक यू। देखो, अगर मेरे को लगता है दोनों में से एक को तो बच्चों के साथ रहना चाहिए। मैं रूढ़िवादी नहीं हो रही, आप ना रुको, आपके हस्बैंड अरेंज करें। मान लो जैसे अब मेरे ही है, मेरी जॉब ऐसी है, मैं बीच में आ नहीं सकती, है ना, छुट्टियां गिनी चुनी मिलती हैं। तो अगर कोई इमरजेंसी होती है, कुछ भी होता है, तो मैं नहीं आ सकती स्कूल छोड़ के, है ना। जिस तरीके से मैंने 22 साल नौकरी करी है, मैं वैसे ही करूँगी। मैं न कभी भी, जहाँ चेकिंग वाला स्कूल नहीं भी था, मैं वहाँ से भी, अगर मैं एक बार गई हूँ सुबह अपना पूरा टाइम करके ही निकलती थी। तो वो चीज़ एक हैबिट में है। तो ये मेरे फैमिली को पता है कि अगर ये, मतलब जिस दिन इसका वर्किंग डे है, ये स्कूल से बीच में से नहीं निकलेगी। इवन बैंक में भी कुछ काम है, कुछ है, मैं उसके लिए प्रॉपर CL लेती हूँ, ठीक है। तो एक रिचुअल बन गया कि ऐसे ही है। अब अगर कोई इमरजेंसी पड़ती है, कुछ भी है, तो या तो मैं CL पे हूँ, या फिर मेरे हस्बैंड देखते हैं, क्योंकि वो बिज़नेस में हैं, मालिक हैं, वो उस तरीके से अरेंज कर सकते हैं अपना टाइम। अगर हम सपोज़ करो दोनों जॉब पे होते तो बैठ के कुछ ना कुछ उसका ऐसा हल निकाला जाता है। लेकिन अगर हम पैसे कमाने में लग रहे हैं, मान लो वो पैसा हम बच्चे के लिए कमा रहे हैं, बच्चे के पास ना माँ है ना बाप है, ये थोड़ा सा गलत है। फिर आप लोग वो कर सकते हो कि या तो जॉइंट फैमिली होती, 2 साल का वो छोटा सा बच्चा है, अब उसको 9 घंटे के लिए माँ बाप नहीं मिल रहे, है ना, भले डे केयर अच्छा है या कुछ और है, तो आप भाई, या तो आप या आपके हस्बैंड, जो भी कोई ऑप्शन में कर सकता है अपने शेड्यूल में, मेक श्योर करो कि बच्चा स्कूल से जब आए एटलीस्ट एक पेरेंट तो उसको मिले, है ना। ये हम कहते हैं हम बच्चों के लिए कमा रहे, बच्चों के लिए कमा रहे, लेकिन जब बच्चों के लिए टाइम नहीं है तो बड़ी गिल्ट सी होती है कि यार इनके लिए, मतलब मेरे साथ कभी ऐसा होता है ना कि मुझे किसी भी चीज़ में लगता है कि टाइम नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं बच्चों को ये नहीं करा रही, मैं 2-3 दिन परेशान रहती हूँ देहरादून में। फिर मैं दोबारा नए सिरे से सोचूंगी कि कर क्या सकते हैं, और 99% फिर उसमें मेरे हस्बैंड हेल्प कर देते हैं, तो वो कुछ अरेंज कर देते हैं या कुछ और है, जैसे भी हो। तो लेकिन हम अल्टीमेटली कमा उन्हीं के ले रहे हैं। तो अगर हम, अच्छा आपके केस में अगर 1 आध साल की बात होती, शायद मैं कहती कि नहीं पहले उसको देख लो, अब आपका प्रमोशन क्लियर हो गया, सब कुछ हो गया, ऐसे कब तक चलेगा? बच्चा कब तक अकेला रहेगा? तो आप या आपके हस्बैंड जो भी कर सकता है इंतज़ाम अपनी जॉब में, वो करो इस तरीके का कि भैया उसको एक पेरेंट मिले। आप नहीं कर सकते, अपने साथ लेके जाओ बच्चे को, फिर ये करो। थोड़ा परेशान रहेगा, गाड़ी वगैरह रख लो, ड्राइवर रख लो, जब कमा रहे हो तो इतना कर सकते हो, वो परेशानी से बचेगा, उसको अपने साथ रखो। कुल मिला के बच्चे को पेरेंट्स का साथ मिलना चाहिए, दोनों बैठ के जैसे भी डिस्कस करो, लेकिन कर लो ये चीज़। नेक्स्ट, दीदी गुड मॉर्निंग, स्टोरी बहुत लॉन्ग है पर मैं छोटी से करके बता रही हूँ। मेरे हस्बैंड 4 भाई, मैं सबसे बड़ी हूँ, 3 की शादी हो गई, 2 देवर हैं। मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं। मैं अगर कुछ लूँ जैसे पायलट, ये खेत पिलॉट होगा, ये
तो मेरे हस्बैंड मेरे नाम कर देते हैं। मेरे हस्बैंड की कमाई से तो मेरे ससुर जी सब जगह बोलते हैं, सब देवकी के नाम कर दिया। 2 देवर भी लेते हैं तो उनका कुछ नहीं बोलते। ये ससुर होते ही ऐसे हैं। प्लीज़ जवाब देना। हाँ जी, बुरा लगता है उनको कि उनका बेटा बहू को अहमियत दे रहा है। दामाद बेटी को देता है तो आहा स्वर्ग, कितना बढ़िया दामाद है। बेटा बहू को देगा, निकम्मा है, जोरों का गुलाम है। ये मजाक नहीं है, ये बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सच बात है। इस मेंटेलिटी का कोई इलाज नहीं है। ठीक है, अब आ गए जी आगे। चलो दीदी, मेरी स्किन बहुत ऑयली है। सीरम जो आप लगाती हैं, मैंने लगाया स्किन, वो ऑयली स्किन पे काम नहीं करता क्योंकि ग्लिसरीन है, वो ड्राई स्किन के लिए होती है। वो ऑयली स्किन पे नहीं काम करेगा जो मैं सीरम बनाती हूँ। नेक्स्ट मेरा एक क्वेश्चन है। मेरा डिवोर्स हो चुका है लास्ट ईयर, मेरी एज भी 33 है। मेरी शादी बहुत कम समय तक चली, बाद में डिवोर्स हो गया। अभी तक मेरे पर उसका इम्पैक्ट है। मेरे पास जॉब नहीं है, मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, साथ में मास्टर डिग्री कर रही हूँ, पर मेरा जॉब नहीं है। तो मुझे प्रॉब्लम है कि मैं शादी करना चाहती हूँ, जॉब भी करना चाहती हूँ, बट ड्यू टू माई एज मुझे शादी पहले करनी चाहिए या जॉब पहले करनी चाहिए, क्योंकि जॉब में भी कम से कम 1 साल लगेगा, एज भी 33 है। तो प्लीज़ रिप्लाई। और मैम, नेगेटिव थॉट्स और पेन से कैसे बाहर निकलूँ, इसके लिए भी कुछ बताइएगा। थैंक यू इन एडवांस। आप नेगेटिव थॉट और पेन से ऑलरेडी बाहर आने के प्रोसेस में हैं डियर। और रही बात कि पहले शादी करूं या पहले जॉब, मेरी सजेशन मानोगी तो पहले जॉब कर लो। 34 में शादी करना, 35 में बच्चे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले शादी कर ली फिर जॉब ना हो पाई, वो कैड़ा काम है। तो पहले जॉब कर लो फिर शादी कर लेना, और जॉब हाथ में होगी ना तो शादी अच्छी जगह और होगी। नेक्स्ट, आपको गुस्सा आया हो, ऐसा एक्सपीरियंस है तो हमें बता सकते हो। अजी क्या कह दिया तुमने। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आता था, इतना ज़्यादा, जो मैं अब कहती हूँ ना कि गुस्सा इज़ लाइक डांस। ये जब तक मैंने जीने की कला किताब नहीं पढ़ी थी, या एक एज के साथ मैच्योरिटी आती है, मुझे इतना गुस्सा आता था ना, और अभी भी आता है, ऐसा नहीं है। अभी भी मैं अपने आप को अगर मैं वो करूँ ना, नंबर दूँ, तो मैं शॉर्ट टेम्पर्ड में ही मानूंगी खुद को। लेकिन गुस्सा आने के बाद अब मुझे कंट्रोल करना आ गया। मैं रिएक्शन नहीं दूंगी, ये मुझे पता है, और मैं नहीं देती। लेकिन गुस्सा अभी भी मेरे को, अगर मेरे को किसी बात पे गुस्सा आया तो एकदम यहाँ आता है। लेकिन पहले क्या था कि गुस्सा आया और मैं फट पड़ी, रिएक्शन भी दे दिए, बक भी दिया जो बकना है, डिसीजन भी ले लिए, सब कुछ कर दिया 1 मिनट में, और उसके बाद भी मुझे कोई रिग्रेट नहीं होता। फिर भी मैं ये ठीक है, ऐसे होएगा तो ऐसे ही होएगा, ये एटीट्यूड रहता था मेरा। अभी 5-6 साल पहले तक भी बताऊँ आपको, जब हम इस घर में आए हैं तब तक भी ये इस घर का हो रहा है कि मैं एकदम शांत हो गई। मतलब सेम स्टोरी मेरी एक फ्रेंड के साथ चल रही थी। तो हम स्टार्टिंग में फ़ोन पे बात कर रहे थे कि यार ऐसा ही लगता कि अलग घर बना लिया, सुकून हो गया, तो एकदम इतना माइंड शांत हो गया, किसी से मन ही नहीं करता झगड़ा करने का या उसे पलट के कुछ जवाब देने का। कोई कुछ कह भी रहा है तो ठीक है चल जा, हमें जवाब भी नहीं देना, मतलब घुसना ही नहीं फाइट में, ऐसा सा दिमाग हो गया। अपने आप धीरे धीरे जो है वो मेंटल पीस जो है ना वो मतलब होने लगा, और फिर लगने लगा कि कितनी अच्छी चीज़ है। और जब हमें गुस्सा आता है ना, सबसे पहले जो हमारी बैंड बजती है वो हमारे अपने मेंटल पीस की बजती है, दूसरे की तो हम बाद में बजाते हैं। आप फील करके देखो, जिस टाइम गुस्सा आ रहा होता है कैसी बॉडी के अंदर सेंसेशन हो रही होती है, अच्छा लग रहा होता है उस टाइम। गुस्सा आ रहा है और गुस्सा ही आ रहा होता है बहुत तेज़, मतलब दिमाग फटने को हो रहा होता है, लगता पता नहीं क्या ही कर दें। अब जब मेंटल पीस आप फील करने लगते हो तो समझ में आता है कि कितनी बढ़िया स्टेट है यार, और गुस्सा करके क्यों इसको स्पॉइल करना। जब आपको ये समझ में आ जाता है ना, फिर आपका गुस्सा अपने आप उड़नछू होना शुरू हो जाता है। तो अभी भी गुस्सा जस का तस है मेरा, लेकिन मुझे इतनी वो आ गई कि अब मुझे रिएक्शन नहीं देना तो मैं नहीं दूँगी, अगर देना है तो मैं दूँगी। तो ये कैलकुलेटेड हो गया मेरा। अब मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे किसकी झाड़ लगानी है और किसको ऐसे कर देना। तो ये वाला ही है कि अगर मेरे को गुस्सा आया हो कि मैं आपको किससे बताऊँ, ढेरों भरे पड़े हैं। लेकिन बात वही है कि तब भी सही बातों पे ही मेरी आवाज़ उठती थी। ऐसा नहीं कि मैं सही कह रही हूँ, अगर उसको आप टेक्निकली दूसरे के सामने भी रखोगे ना तो भी कोई यही कहेगा कि हाँ यार सुनीता गलत नहीं है, गलती उसकी है।
लेकिन मैं गुस्से और उसमें जो है ना मतलब बहुत अच्छी वाली क्लास लगा दिया करती थी, फिर चाहे मेरे सामने कोई भी हो। तो वो चीज़ धीरे धीरे फिर मैंने कंट्रोल करी, क्योंकि सेम चीज़ आप आराम से भी बोल सकते हो, सभ्य शब्दों में भी बोल सकते हो, तू तड़ाक करने की ज़रूरत नहीं होती। आप आराम से भी किसी को खड़े खड़े बेइज्जत कर सकते हो अगर वो आपके साथ कुछ गलत कर रहा है। अब ये टैलेंट आ गया, तो गुस्सा जस का तस है, कंट्रोल करना आ गया। नेक्स्ट, हाय दी, मेरे 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ी वाली बेटी 7th में है, जो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है। बीच वाली ठीक है, छोटा बेटा ठीक है। अब बड़े वाले बेटे को देखकर मेरे दोनों बच्चे भी नहीं पढ़ पाते हैं। बेटा है बड़ा भी। उनको समझाओ कि बेटा वो उसके साथ जो हो रहा है, हर एक का IQ एक सा नहीं होता, लेकिन आप जो हो अपनी अपनी पढ़ाई करते रहो। हर एक को पौधे हम बोते हैं, किसी में ज़्यादा फल आते, किसी में कम। एक दूसरे को देख के चेंज मत हो। समझाओ उसको कि वो मेहनत कर रहा है उस चीज़ से निकलने के लिए। आप लोग अंदर मत घुसो, वो अच्छी वो नहीं है जिसमें वो है, भाई अपने आप ही फंसा हुआ है। तो आप निकलने की कोशिश करो, उसमें घुसने की नहीं। चलो, एक सक्सेस स्टोरी आई है, बहुत लंबी है, लेकिन मैं आपको बता दूं शॉर्ट करके। ये मैंने पढ़ी थी, क्योंकि पहले जब जिस दिन ये कमेंट आया था कि पहले इनकी सास जो थी वो इनको ताने दिया करती थी हर बात पे, और ये खड़ी खड़ी वहाँ पर रोती थी। पहले अवॉइड करती थी, सुनती रहती थी और फिर भी रोती थी। ठीक है, अब ये क्या है कि जी इनकी सास ये धमकी देती थी कि जैसे ये अगर इन्होंने कभी जवाब दे दिया तो इनकी सास इन्हें धमकी देती थी कि बैठ के सबको बात कर ले, ऐसे नहीं चलने का, और यहाँ से निकलो ये वो। इस बार इन्होंने जो है सीधे कह दिया कि हाँ मम्मी बुला लेना सबको, किस दिन बैठ के बात करनी है कर लेंगे। और पहले जिस दिन ऐसा कुछ होता था खाना पीना छोड़ देती थी, खाने ही नहीं पाती थी। अब ये अपना खाना वाना लेके, चाय लेके अपनी ऊपर जा रही हैं कमरे में, और उनसे कह गई हैं कि हाँ बता देना कब बैठना है। तो वो हो गया ना एकदम हमला अचानक वाला, वो संभल ही नहीं पाई इनकी सास इस चीज़ से कि अब कैसे हैंडल करूं। अच्छी बात यह है कि नेक्स्ट मॉर्निंग से नॉर्मल हो गया, जो उनके किटकिट तानेबाजी थी वो कम हो गई, है ना, क्योंकि हस्बैंड कहीं ना कहीं इनके सपोर्ट में थे, लेकिन सास नहीं हैंडल हो पा रही थी। तो एक बार इन्होंने बिल्कुल आराम से इस टोन में कह दिया कि नहीं मैं नहीं लूँगी ये चीज़, आप मत करो इसके सामने या कुछ और, ये भी कह के। और जब सास ने बोलना शुरू किया तो इन्होंने लगा लिया ईयरफोन, तो ये हो गई बिल्कुल सॉर्टेड। तो अब ये कह रही है कि सच में जब मैं ऊपर जा रही थी तो मुझे अचीवमेंट वाली फीलिंग आ रही थी। तो ऐसे ही होता है, थोड़ा सा आपको ना मतलब अपने शब्द संयत रख के बात कह दो एंड दैट्स लीव द प्लेस। ज़रूरी नहीं होती उस चीज़ को खींचना। और किसी ने कुछ कह दिया इसके लिए हम खाना छोड़ के बैठ गए, क्यों छोड़ा है खाना? अगर हम हाउस वाइफ भी हैं, हम कमा के नहीं ला रहे, लेकिन घर रन कर रहे हैं, सबको खाना हमारी वजह से मिल रहा है, पैसे खाएंगे क्या सब? तो हम खाना क्यों छोड़ें? मेहनत का खा रहे हैं हम भी, तो खाओ पियो, अपमान किसी का करो मत, अपना होने मत दो। मैम जब खाना बनाती हूँ मुझे हमेशा ज़्यादा समय लग जाता है, प्लीज़ इसका कोई प्रैक्टिकल सा सोल्यूशन दो। आपको इनिशियल टाइम में दिक्कत आई होंगी, मेरी सारी एनर्जी और टाइम कुकिंग में ही लग जाती है। हाँ लगती थी शुरू में थोड़ी देर, लेकिन जब तक हमें रेसिपीज़ अच्छे से याद नहीं होती, एक तो तब देर लगती है, और दूसरा अगर किचन का सामान किस जगह पर रखा है हमें वो अनकॉन्शियसली हमारे हाथ चलने चाहिए कि हाँ ये चीज़ चाहिए इधर है, ये चीज़ चाहिए इधर है। जब तक वो वाला रिदम नहीं बनता तब टाइम लगता है। ये चीज़ मुझे कब रियलाइज़ हुई? कुकिंग के स्टार्टिंग, और उसमें नहीं पता चली, स्पीड तो ठीक थी जब तक। लेकिन जो पहले वाली रसोई थी जहाँ हम वहाँ पे रहते थे इन-लॉज़ के यहाँ, उसमें जब तक मेरा सारा सामान पे हाथ बैठा हुआ था, सब कुछ चल रहा था, तो मेरा डॉट ये था कि 1 घंटे में सारा खाना फिक्स। अब मैं जब यहाँ आई, यहाँ की रसोई सेट करी, ये वाली बिल्कुल अलग, तो मुझे सामान ही ढूंढने में मेरे को 1 से 1.5 घंटा लगने लगा, पौने 2 घंटे भी लगने लगे। तो मैं अपनी सहेली से एक बार बात कर रही ऐसे ही कि यार मेरे को तो इतना टाइम लग जाता है खाना बनाने में, और काम छूट जाते हैं मेरे। तो उसने जस्ट यही कहा था कि माता अभी 4 दिन हुआ है तुझे आए हुए, 1 हफ्ता हो जाए, 10 दिन हो जाए, 15 दिन हो जाए, कुछ तो दे बॉडी और माइंड को टाइम कि उसे जगह याद हो जाए सामान की। अभी तो तू ही सेटिंग बदल रही होगी, कभी इसमें रख रही है, कभी इसमें, मैंने कहाँ रख तो रही हूँ। तो बहुत सारा टाइम उस चीज़ में जाता है। तो सिंपली आपको स्पीड बढ़ानी है। एक तो रेसिपीज़ ऐसी चुनो कि जो आपको मतलब फटाफट याद आता रहे, और आप कटाकट डालते रहो सामान। नित नई रेसिपी बनाओगे टाइम लगेगा,
क्योंकि नई चीज़ है, देख देख के सोच समझ के बनानी पड़ेगी। जो रोज़ की सब्जियां होती हैं फटाफट बन जाती हैं, बात करते करते बना देते हो। दूसरा, जो किचन के रखने का सामान है ना, उसकी जगह को रेनोवेशन के नाम पे बार बार चेंज मत करो। जिसकी जगह जहाँ है उसे वही बनाओ। आप कहीं और भी आपका ध्यान होगा ना तो भी हाथ मैकेनिकली चलते हैं और सारा काम सिग्निफिकेंट आपको दिखाई देगी कमी टाइम में। तो ये चीज़ आप अप्लाई करो तो हो जाएगा। दी, मुझे कच्चे चावल खाने की आदत पड़ गई, कैसे ठीक करूं? डॉक्टर से मैंने दवा ली पर छूटी नहीं रही, प्लीज़ कोई आइडिया। डॉक्टर ने ये नहीं बताया कि देखो इस तरीके की आदत ना, मतलब हमारी बॉडी में जिस चीज़ की कमी हो रही होती है हमारी बॉडी वो मांगती है। सिंपल सा रूल ये है। तो अगर आपका चावल खाने का मन कर रहा है तो आपकी बॉडी में कार्ब्स की कमी है, खाना कम खा रहे हो, क्या है, या जस्ट एक क्रंच चाहिए, तो बहुत सारे ऑप्शन है उसके बदले में। तो डॉक्टर ने आपको ये नहीं बताया कि किस पोषक तत्व की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है। और जिस दिन वो सही चीज़ पकड़ में आ जाएगी, वो कमी पूरी हो जाएगी, आपका खाने का मन नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। जैसे अभी हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो, बच्चों के में अक्सर हो जाती है, प्रेगनेंसी में औरतें भी आपने देखा है ना, मिट्टी ये सब खाने का मन करता है, वो वही हो रहा होता है, कैल्शियम की कमी। तो जब कैल्शियम की कमी होती है ना, चौक खाने का मन करेगा, मिट्टी खाने का मन करेगा। और जब आप कैल्शियम की टैबलेट ले लो या आपकी कैल्शियम की कमी पूरी हो गई, दूध से, मखाने से, कैल्शियम टैबलेट से, जैसे भी है, आपका ऑटोमेटिकली वो जो क्रेविंग है वो ख़त्म हो जाती है। तो सिंपल सा है, अगर ये चीज़, कोई ऐसी चीज़ खाने की आपको आदत पड़ गई जो आप देख रहे हो और आप चाह रहे हो नहीं खा रहे हो, लेकिन फिर भी आप खाते जा रहे हो, तो ऑटोमेटिक उसका रीज़न होता है कि उससे संबंधित किसी पोषक तत्व की आपके शरीर में कमी है। तो डॉक्टर से ये पूछो कि ये मन कर क्यों रहा है, क्या चीज़ कम है, उसकी आप दवाई ले लो तो आपका आदत वो छूट जाएगी। नेक्स्ट है, मेरा बेटा पढ़ाई में अच्छा है, 10th के एग्ज़ाम दिए, 9th में 97% थे। बहुत बढ़िया। अब वो कंफ्यूज्ड है कि सब्जेक्ट कौन सा ले, किस सब्जेक्ट में फ्यूचर है। जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर आए हों या जिसमें से सबसे ज़्यादा मज़ा आता हो वो दिलवा दो, फ्यूचर सब में बन जाता है। कहना रणछोड़ देश बाबा के भैया, रणछोड़ दास था ना उसमें 3 इडियट में, एक्सीलेंस के पीछे भागो। किसी भी सब्जेक्ट में जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, जिसमें वो सबसे ज़्यादा नंबर लाया हो, वो दिलवा दो। जब इतना होशियार बच्चा है तो हर फील्ड में काम है, ऐसा नहीं है कि किसी भी फील्ड में काम नहीं है। और बल्कि ऐसा कोई फील्ड अगर हम चुनते हैं जहाँ पे लोग कम हैं तो ऑप्शन ज़्यादा हमारे पास हैं कि काम हमें जल्दी मिलेगा। नेक्स्ट, मेरा नाम निधि है, मैं मायके दूसरी बार आई हूँ। मेरी तो बेटी है, शादी को 4 साल हो गया। ससुराल वाले दूसरी प्रेगनेंसी के टाइम बहुत गलत किया, भगाते थे सब, मैं ज़िद से रह गई। अब आने के बाद जाने से मना कर दिया, क्या मैंने सही किया? समझ नहीं आ रहा। मतलब लड़ाई हो रही है तो अब अगर इस लेवल की लड़ाई है तो आदमी मना करेगा कि पहले बैठ के झगड़े सुलझाओ फिर जाएंगे। झगड़े के बीच में ना तो आना सही, और जब आ गए तो ना जाना सही। जो सिंपल सा रूल है, अगर पति से या किसी से झगड़ा है अपने ससुराल में, कभी भी उसे बीच में छोड़ के मैके मत आओ, उसे सुलझा के आओ अगर है सुलझाने लायक। और अगर इतनी बड़ी बात है सुलझ नहीं सकती, आप आ गई अपने मैके, तो फिर जब तक वो सुलझ ना जाए आपको जाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, मेरा 12 साल का बेटा मोबाइल में पोर्न वीडियोस देख रहा था। अरे यार, जब मैंने उसको मारा और बोली गंदा लड़का, तो बोलता है मैं तो सिर्फ देख रहा हूँ, तुमने तो किया है। मेरे को गंदी मम्मी बोलता है, क्या करूँ प्लीज़ रिप्लाई। बस भगवान, क्या हो रहा है इस दुनिया में। उसको आप सिर्फ यही कह सकती हो कि बेटा मैंने जो किया है ना वो करते सब है, लेकिन इसी के लिए एक सिस्टम है कि एक एज और एक शादी का बंधन, उसके बाद ये चीज़ें करी जाएं तो वो फिर गलत नहीं होती। उसी की वजह से तुम्हारा जन्म हुआ, जब वो यहाँ तक देख चुका आप बता सकते हो। लेकिन अभी इस एज में अगर तुम ये देखोगे तो आप गंदे बच्चे ही कहलाओगे। आप चाहे मुझे पलट के फिर कुछ भी कह लो, लेकिन आप गंदे बच्चे ही समझे जाओगे। आप किसी को भी पूछ लेना, सारे बड़े लोग जो भी मैरिड कपल होते हैं ना, सब ये करते हैं, लेकिन बच्चे नहीं देखते इस चीज़ को। जब आप बड़े हो जाओगे, आपकी शादी हो जाएगी, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो। उसको आप सीधे बतानी है आपको सारी बात कि वोट डालने का अधिकार है ना, जैसे 18 के बाद मिलता है, 18 से पहले आप डाल नहीं सकते, है ना। तो ये चीज़ है कि कहीं जाना आना है, अकेले जाना है, पैसे कमाने हैं,
एक एज के बाद जाते हैं ना, तो सेम चीज़ है, ये भी एक एज के बाद है। करोगे तब सही, लेकिन अगर एज से पहले करोगे तो गलत। अब उसको क्लियरली बताओ और सख्त लहजे में बताना कि डोंट यू डेयर, कि भूलो मत कि मैं माँ हूँ। एक लिहाज रखो, नहीं तो पिटाई भी हो सकती है। आपकी ड्रेस जो वाइट बेस और ग्रीन फ्लावर्स वाली थी, उसका ड्रेस ऑर्डर किया था, ऐसा है उसका मैंने सिमिलर मुझे मिला था, वो तो मेरी बहुत साल पुरानी है। उसका सिमिलर मुझे आइटम मिला था तो मैंने उसका लिंक शेयर किया था, क्योंकि बहुत लोग लिंक मांग रहे थे, इसलिए वो सेम नहीं आई होगी। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है सिमिलर सी तो आई होगी, बट नहीं समझ में आई। आप सैड हो, उसके लिए क्या ही कर सकते हैं, आप रिटर्न कर दो अगर नहीं समझ में आ रही। ठीक है, अगर आगे आया हस्बैंड वाइफ रिश्ते में भी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, कोशिश करो यही। एक्सपेक्टेशन क्या होती हैं हस्बैंड वाइफ से एक दूसरे की, बताओ पहले। यही होती है ना कि मुझे समझे, मुझे खुश रखने की कोशिश करे, मेरी साइड ले। तो यहाँ एक्सपेक्टेशन उनसे नहीं रखनी है, आप अपने को खुद खुश रखो, आप अपनी साइड खुद लो। आपके साथ गलत हो रहा, आप खुद अपना स्टैंड लो, ये वाली चीज़ है। एक्सपेक्ट उनसे मत करो कि वो आपके लिए सब कुछ करेंगे, अपने आप करो, ये है। और इस हिसाब से हस्बैंड वाइफ में भी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, मैं हाउसवाइफ हूँ, बाहर जाकर काम नहीं कर सकती, घर बैठे कैसे इनकम कमा सकती हूँ। ये पिछली बार भी आया था इस तरीके का। भैया अपना टैलेंट देखो, क्या आता है आपको, कुछ तो आता होगा, जो काम आता है उसी को बेचो। सब कुछ बिकता है, पेंटिंग, क्राफ्ट, रेजिन आर्ट, क्रोशे का सामान, ऊन का सामान, कुशन कवर, बेड शीट, क्राफ्ट के आइटम, जो भी आपको आता है वो बनाओ और बेचो। अब अगला है, मेरा एक बेटा है 4 इयर्स का, मैं उसे कैसे स्टडी कराऊं, उसका रूटीन एंड इसके साथ कौन सी एक्टिविटी कराऊं जिससे उसको कुछ भी लर्न हो और उसका एंटरटेनमेंट भी हो। मेरे साथ बहुत ही अटैच्ड है, सारा दिन मैं ही उसके साथ रहती हूँ। 4 साल का है, तो अभी वो नर्सरी में ही मुश्किल से आया होगा। चूचू टीवी, वही मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ, बहुत बढ़िया चैनल है यूट्यूब पे, चूचू टीवी वाला, उसको अपना दिखाओ। उसमें कलरिंग के भी ऑप्शन वो बताते हैं, ढेर सारी पोएम्स हैं, अपनी कलरिंग बुक ख़रीद लो, उससे करवा लो, है ना। बाकी कलर्स नेम, ये दुनिया भर की इंग्लिश की चीज़ है, वो उसकी राइम्स से उसको अपने आप आ जाएंगी। मैम मेरा बेटा 6+ है, 2nd क्लास में है, वैसे वो शार्प माइंड है, बट अभी पढ़ाई को लेकर सिंसियर नहीं है। 6 साल का है वो, क्या ही सिंसियर होगा, 16 के नहीं होते। और सिंसियर हो भी गया 2nd में तो क्या उखाड़ लेगा सिंसियर होके वो। नॉर्मली उसको जीने दो, जितना कर ले बढ़िया से बढ़िया, ताकि पढ़ाई उसको एक एंजॉयमेंट लगे, ये ना लगे कि, वरना 2nd 3rd में ही उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। जब तक असली पढ़ने का टाइम आएगा ना, 0 हो जाएगा बिल्कुल। तो बस उसको एंजॉय करने दो उसका टाइम, तारीफ़ करो उसकी जितना वो कर रहा है, प्रेशराइज़ मत करो, वो ऑलरेडी सही कर रहा है। दीदी मेरे पति सपोर्ट नहीं करते, मेरे सास ससुर फुल सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमको बहुत बुरा लगता है, हमको बिल्कुल प्यार नहीं करते, ना इज्जत देते हैं। पिछला देख लो भाई, है ना। और ये है, चाची ने पता नहीं ऐसा क्या किया, चाचा ने बिल्कुल शराब पीना छोड़ दिया। तो चाची से पूछो ना क्या किया, बताएंगी। और पता चले तो मेरे को ही बताना। यहाँ पे बहुत लोग आते हैं जिनके पति शराबी हैं, उस वजह से परेशान हैं। हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाएं। मेरी शादी को 3 साल हो गए, हम डिफरेंट स्टेट में रहते हैं, सेपरेटली फ्रॉम इन लॉज, बोथ आर वर्किंग, ही कम्स लेट एंड देन वॉच इज मोबाइल, ईट्स वेरी लेट, कम्युनिकेशन कम होता है हमारे बीच, आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट बट ही बेयरली पेज अटेंशन। उनकी मम्मी मेरी माँ के बारे में बहुत गलत शब्द बोलती है, सेम हस्बैंड भी बोलते हैं, मुझे इन लॉज बिल्कुल पसंद नहीं, बहुत गलत बोलते हैं मेरे बारे में और मेरे मायके के बारे में, विच हर्ट्स अ लॉट। हमारे खुद के रिलेशन ख़राब है, अब मैं मायके भी नहीं जा पाती क्योंकि दोनों जगह आसपास हैं, अगर गई तो ससुराल पहले रहना होगा, फिर कहीं मायके 2 दिन के लिए जा पाऊँगी। व्हाट टू डू, आई हैव नो बडी टू शेयर, सो आई शेयर माई प्रॉब्लम्स विद माई पेरेंट्स, जो इन सबको बहुत ख़राब लगता है, प्लीज़ हेल्प। अब आपकी प्रॉब्लम एक एक करके बताऊँ। एक तरफ आप कह रहे हो कम्युनिकेशन नहीं होता, तो आपकी माँ को वो गालियाँ कब देते हैं?
यानी कम्युनिकेशन होता है गलत वे में होता है, ठीक है। अगर वो फ़ोन चला रहे हैं, आप उनके पास बैठ के अपनी बातें करते रहो। क्यों आपको ये है कि वो बेयरली पे अटेंशन, आप ये सोच रहे हो कि वो फ़ोन ऐसा रख के आपकी तरफ देखें और बताएं हाँ क्या कह रही है। आप बोलना शुरू कर दो अपनी बात, ठीक है। और जो लगे फिर बीच में कि सुन रहे हो क्या कहा मैंने, थोड़ा बहुत तब भी सुनाई आता रहेगा, ठीक है। अब जी उसके बाद अगला क्या है, आपके घर वाले और इन लॉज का घर पास पास है। अगर इतनी बुरी स्थिति है, आप जा सकती हो अपने मैके 5 दिन रह के 1 दिन वहाँ रह सकती हो, क्योंकि ऑलरेडी आप बुरी हो, इससे बुरी क्या बनोगी। अगर कोई कहे भी, आपके हस्बैंड भी बोले, तो आप बोल सकती हो ना कि बहुत बढ़िया टर्म्स है ना, जो मैं मिलने के लिए वहाँ जाऊँ, तो मेरा जहाँ पे मन लगेगा मैं वहाँ जाऊँगी ना। ऑलरेडी आपको गालियाँ पड़ रही हैं, इससे ज़्यादा क्या गाली पड़ेंगी। टेंशन मत लो, पति से बात जो करनी है करते रहो। मैके जाना है जाओ, नई ससुराल के जाने का टाइम है, मत जाओ। फजीते हो रहे हैं, होने दो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन बात यह है कि अपनी तरफ से चीज़ों को सॉर्ट करने की कोशिश ज़्यादा करो, बिगाड़ने की कम। आपके बारे में, आपके माँ बाप के बारे में ससुराल वाले क्यों कह रहे हैं बुरा, और एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं, उसको पॉइंट टू पॉइंट आप जवाब दो ना। बजाय अपने घर जाके माँ बाप को बताने के, पहले खुद डील करो। वर्किंग हो, इतना तो होगा आप में कॉन्फिडेंस, जो जो कह रहे हैं उसका पॉइंट टू पॉइंट जवाब दिया करो कि ये गलत है, ऐसे नहीं, ऐसे, ये चीज़ नहीं है, ऐसी है, ऐसा कुछ नहीं है जो आप कह रहे हो, ऐसा है। धीरे धीरे कम होएगा जब आप अच्छे से डील करोगी। अब है मेरा बेटा 8 साल का है। यार ये ऐसे क्वेश्चन क्यों आते हैं। पूछ रहा है मम्मी आपने कभी पापा के साथ सेक्स किया है, बता। अब ये 8 साल के बच्चे जो हैं ये सब कर रहे हैं, इसमें दोषी कौन है। जब वो इस तरीके की नॉलेज जमा कर रहे हैं तब आप कहाँ थे। ये जो हम बच्चों को लिबर्टी देने के नाम पे छोड़ रहे हैं ना, ये यहीं गड़बड़ हो रही है यार। अब 8 साल का बच्चा सेक्स के बारे में जान रहा है और वो पूछ रहा है कि आपने कभी किया। एक तरफ 12 साल का बच्चा पोर्न देख के कह रहा है मैं तो देख रहा हूँ तुम कर रही हो। इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है बच्चों में, वो हिम्मत हमने ही तो फूकी है। ये ही चीज़ गलत जा रही है आजकल, जो जा रही है ना सबसे गलत। कई बार मेरे को लगता है मैं अपनी बेटियों के साथ मतलब पुराने टाइम के हिसाब से तो नहीं चल रही, कहीं मेरी बेटियां पीछे तो नहीं रह जाएंगी भाई। लेकिन अगर ये एडवांस बच्चे हैं तो मेरी बेटियां पीछे ही ठीक। एक एज होती है यार सब चीज़ करने की। और जब पूछ रहा था ना कि आपने कभी उनके साथ सेक्स किया है, पहले चांटा देना चाहिए था गाल पे एक, और उसके बाद पहले तो ये बता, मैं तुझे बाद में बताऊंगी किया है नहीं किया, पहले ये बता कि तुझे कैसे पता सेक्स क्या होता है, कौन करता है, किसके साथ करता है, तेरे को ये जनरल नॉलेज कहाँ से मिली, पहले मुझे यहाँ बता। तू उसको टेढ़ा करके पहले ये पूछो, सोर्स तो पता लगे कहाँ से आ रही है ये चीज़ें उसके दिमाग में। क्योंकि एक सवाल का आप वो ये मॉडर्न पेरेंटिंग में क्या है, बच्चों के सवालों से खींचो मत, उनके सवालों का जवाब दो। अबे वो ऐसे सवाल पूछेगा उसका जवाब देने बैठेंगे हम, मतलब माँ बाप है क्या हैं हम। अपने माँ बाप की भी सुनी, अब इनकी भी, उल्टे सीधे भी हैं। तारे कितने हैं, सूरज क्यों हैं, धरती क्यों घूम रही, ये क्वेश्चन है इन पे कहते भाई इरिटेट मत हो, जवाब दो। नहीं पता गूगल में करके दो। ये सवाल है पूछने के कि आपने पापा के साथ सेक्स किया या नहीं किया। अभी तुझे सेक्स का मतलब कहाँ से पता चला, पहले तू बता 8 साल की उम्र में, है ना। तो जहाँ से भी बताए सबसे पहले तो सोर्स की जड़ को काटो। फ़ोन है आज के बाद स्ट्रिक्टली तरह फ़ोन बंद है, नहीं देखेगा, चाहे ज़मीन में लेटा है, चिल्ल पो मचाए, कुछ भी करे, उसको ये सबक मिलना चाहिए। अब जो जानकारी उसके दिमाग में फीड हो गई वो तो आप निकाल नहीं सकते। दूसरी बात, अब जब उसे पता हो गया जो मैं पहले बताई थी, सीधे कह दो हाँ किया, सारे मम्मी पापा करते हैं, उसी की वजह से तुम्हारे जैसे बच्चे आते हैं और वो बड़े होकर 8 साल के होकर पूछते हैं कि क्या आपने किया था सेक्स। तो आज कह दिया, आइंदा किसी के भी सामने ना मुझसे ना ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा हो जाएगा जब अपने आप समझ में आ जाएगा कौन करता है कैसे करता है। तो फ़िलहाल ना टाइम से पहले जनरल नॉलेज जमा मत कर, अपनी किताब में जनरल नॉलेज है उसे जमा कर, थोड़ा सा स्ट्रिक्टली उसको कर दो फिट। अगर आपने अभी तक उसका ये रूप उसको नहीं दिखाया तो ये हाई टाइम है कि आप उसको वो दिखाओ कि हम हैं माँ बाप, तुम नहीं हो। बच्चे की लिबर्टी के नाम पे हम कुछ भी कर रहे हैं यार, गलत है।
अब यहाँ पर मतलब इतने बेकार से मोड पे ये एपिसोड ख़त्म हो रहा है, लेकिन पेरेंटिंग के ऐसे सवाल अब लगातार बढ़ रहे हैं। तो मैं अपसेट हूँ इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कि मतलब हम कर क्या रहे हैं फिर आने वाली पीढ़ी के साथ कि 8 साल का बच्चा ये सब चीज़ों के बारे में अवेयर हो रहा है। बताओ। चलो अब ये वाला एपिसोड ख़त्म हो गया। इसके सारे सवालों के जवाब दे दिए। पता नहीं कितना लंबा बैठा होगा। फ़िलहाल ये ख़त्म होता है। अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सॉर्टेड रहो एंड स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।